जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका टैक्सेशन की दुनिया में और आपके फेवरेट चैनल CS वाला पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यानी अगर हम अपनी इनकम को किसी और के पास ट्रांसफर करते हैं बट वो वापस हमारे पास ही आती है, क्योंकि जैसा करोगे वो वैसा भरोगे वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसका मतलब अगर हम कोई इनकम अपनी एग्जम्पशन लिमिट पार होने की वजह से डर कर किसी और के पास, किसी और में मतलब जो जो स्पेसिफाइड पर्सन है सिर्फ उनके पास अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारी ही इनकम में ऐड हो जाता है। वही सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बताता है अगर आपका एक हेड में इनकम है और दूसरे हेड में लॉस है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते तो उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितने साल तक वो आपस में सेट ऑफ हो सकता है। सभी चीजें हम डिटेल में बताने वाले हैं दोस्त। यहां से थ्योरी, प्रैक्टिकल, MCQ या न्यूमेरिकल टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम देख लेते हैं। अगर रिकैप की बात करूं, पिछले लेक्चर में एग्रीकल्चर इनकम, एग्जाम्ड इनकम पढ़ाया था, जिसका यहां पर कोई खास डायरेक्टली यूज नहीं है, बट उससे पहले जितने भी हेड्स थे, अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGBP या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सभी हेड्स में होने वाली इनकम को हम जब एक साथ टैक्स पे कराने जाएंगे और अगर एक इनकम में लॉस है यानी एक हेड में लॉस है तो उसे किस तरह सेट ऑफ कराएंगे वो इस तरह समझेंगे। दूसरी बात, हमने किसी इनकम को कहीं और ट्रांसफर कर रखा है, वो हमारी अपनी इनकम में जुड़ जाएगी, ये हमारा सेक्शन बताएगा। इनके अलावा हमने दोस्त चीजें पढ़ी है यहां पर कि अदर सोर्सेज में जब हम इनकम पढ़ रहे थे तो हमें पता था इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरी ऑफ MP, MLA, डायरेक्टर्स फीस, ये सारी इनकम तो होती है, बट एक जो फेवरेट वाली होती है, फेवरेट वाली क्या, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या रेस हॉर्सेस या हॉर्स रेसेस, रेस हॉर्सेस, और एक होता है आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये हॉर्स रेसेस होता है, वो रेस हॉर्सेस होता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। देन कैपिटल गेन में आपने पढ़ा था CG दो टाइप के होते हैं, एक STCG, एक LTCG। दोनों का ही आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, क्योंकि अगर इनमें से कोई STCL या LTCL बन गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो किस तरह होगा। PGBP में दोस्त हमने पढ़ा था सेक्शन 35AD वाली इनकम, सेक्शन 35AD, वो स्पेसिफाइड रिसर्च याद होगा आपको जी सर। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, हनी बीज, बीज वैक्स, मधुमक्खी पालन करना, ठीक है, और क्या बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, स्लम रीडेवलपमेंट, इस टाइप के प्रोजेक्ट जो थे वो 35AD में। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च था यहाँ पर। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5 में आपका ये सभी चीज़ों को जब हम ग्रॉस टोटल इनकम बनाते हैं, जो कि अगले लेक्चर में भी हमारे काम आएगा डिडक्शंस में, उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। मतलब कोई इनकम और भी जुड़नी है हमारे में, या कोई इनकम के साथ किसी लॉस को सेट ऑफ कराकर हम अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। तो टॉपिक में दोस्त आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। अगर आप कोई ट्रांसफर करेंगे एसेट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ क्लबिंग इज अट्रैक्टेड व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस और सन्स वाइफ। व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को दे या वाइफ हस्बैंड को दे, या फिर सन्स वाइफ बेटे की बहू को, बेटे की वाइफ को, यानी जिसे देसी भाषा में बोला जाता है बहू, ठीक है। इसके अलावा दोस्त इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, यहाँ पर दो टाइप का प्रपोर्शन होगा, इनकम का क्लासिफिकेशन होगा कि भैया वो माइनर खुद अपनी मेहनत से कमा रहा है या आप उसकी इनकम कमवाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी यहाँ पर। क्रॉस ट्रांसफर टाइप की चीज़ आएगी दोस्त यहाँ पर, जब टैक्स प्लानिंग करता है SSC, ए अपनी वाइफ को तो एसेट नहीं देता, ए दे देता है B की वाइफ को एसेट और B दे देता है A की वाइफ को एसेट, कुछ इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पर आपका आने वाला है सेट ऑफ की तरफ। बस सेट ऑफ करेंगे तो इंट्रा हेड करेंगे
इंट्रा हेड मतलब एक सोर्स की इनकम दूसरे सोर्स की इनकम को, यानी पीजीपी में मानो मेरे 10 तरीके के बिजनेस हैं, 10 तरीके के बिजनेस मतलब मेरा पेंट का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं सीए भी हूँ। अरे सर इतनी सारे काम, यानी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स किस तरह होंगे। अगर एक बिजनेस का लॉस है, स्टेशनरी वाले का लॉस गारमेंट वाले से सेट ऑफ करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर नहीं फिर भी करा पाया, लॉस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इंटर हेड जाऊँगा, दूसरे हेड्स के पास जाऊँगा भीख मांगने। एचपी तुम्हारे पास प्रॉफिट है, तो मेरा लॉस सेट ऑफ करा लो, बोलेगी हाँ करा सकती हूँ आ जाओ। सैलरी बोलेगी नहीं मेरे पास मत आना, मैं मना कर रही हूँ। कुछ इस तरीके की बातें, इंट्रा हेड और इंट्रा हेड। देन दोस्त हमारा फॉर्मेट आने वाला है कैरी फॉरवर्ड। कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो स्पेसिफाइड लॉस को, कहीं 4 साल, कहीं 8 साल, कहीं इनडेफिनिट पीरियड, कैरी फॉरवर्ड। और इसके बाद लास्ट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद पहला तो सेट ऑफ है, फिर कैरी फॉरवर्ड है, फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सर आगे चलते हैं। जनरली एन असेसी इज टैक्स्ड ऑन इनकम एक्रूइंग टू हिम ओनली। जनरली मतलब एक इनकम जो असेसी खुद कमाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहीं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी इनकम आती है, बट मैंने एक कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अपने घर के बाहर एक कॉफ़ी शॉप खोल दिया है, वहाँ से मेरी पीजीवीपी की इनकम आती है। कमाई इतनी बढ़ रही थी कि मैंने एक घर के ऊपर एक और फ्लोर बनवा दिया, वहाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट होने लगी। बहुत बढ़िया, इतनी कमाई होने लगी कि सामने का एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया और उसको मैंने बेचा 2-3 साल 4 साल बाद। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टाइप की चीज़, चौथी टाइप की इनकम होने लगी। और इतना सारा पैसा जब मेरे पास रेगुलर बेसिस पर बच रहा था, मैं कुछ पैसों की एफडी करा रहा था, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था, उन पर डिविडेंड आ रहा था। तीसरा हम समझ गए, यानी मेरी 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट इनकम कम ज़्यादा आने लगी है। बट क्योंकि मुझे डर है कि मेरी बेसिक एग्जामिशन में एज एन इंडिविजुअल 2.5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए तक मुझे रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87 है, और अगर 115 बीएसी में चलता हूं तो मेरे समय समय पर मुझे जो है टैक्स देना पड़ेगा। बट अब मुझे डर है कि मेरी इनकम में थोड़ी सी अपने घर वालों पर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मैं कमा तो उन्हीं के लिए रहा हूं। ऐसा तो है नहीं सारा का सारा पैसा मैं खुद अपने ऊपर उड़ा रहा हूं, अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं। मैं कमा तो उन्हीं के लिए रहा हूं। तो मैंने कहा सुख में सब साथी, दुख में न कोई मेरे राम। तो उन्होंने बोला नहीं, घर वालों ने बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ दुख में भी हैं। बताओ दुख क्या है? मैंने कहा दुख ये गवर्नमेंट मुझसे टैक्स मांग रही है। बोला ऐसे कैसे मांग रही है? मैंने बोला इसी के चलते मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। मैंने कहा आप कौन हो? पहली बात तो जो दोनों लोग हैं वो दोनों लोग पिक्चर में है ही नहीं, मतलब जो मेरी रियल लाइफ की पिक्चर है उसमें ये दोनों लोग यहाँ हैं बट यहाँ नहीं है। मतलब ना स्पाउस है ना सन वाइफ है, ठीक है। जब स्पाउस ही नहीं है सन कहाँ से होगा, सन नहीं है तो वाइफ कहाँ से होगी? तो इसमें कॉन्सेप्ट ये दोस्त, अगर आप अपनी इनकम को शिफ्ट करते हैं, डाइवर्जन टाइप की चीज कराते हैं, इधर की जगह इधर चली जाए, तो गवर्नमेंट कहती है हम बेवकूफ नहीं है, हमें पता है इनकम आपके ही हाथ में आनी थी, आपने उस वाली पॉकेट दिखा दी है, पॉकेट वही रहने दो, टैक्स इस पॉकेट से जाने दो। यानी इनकम वहां जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं कर रहे, बट कैलकुलेट आपकी इनकम में होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्लबिंग मतलब जुड़ना। हम नहीं चाह रहे जोड़ना, बट वो चाह रहा है जुड़ना। हम नहीं चाहते उसे छोड़ना, पर वो चाहता है छोड़ना। यानी ऐसी इनकम जिसे हम चाहते हैं भाई छोड़ दे रहा हूं मैं किसी और के पास, अपने ही लोग हैं वो। क्लियर है दोस्त? जी सर। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आराम आराम से, प्यार प्यार से। An assessee is taxed on income accruing to him only and he is not liable to tax for income of another person। भैया ऐसा ही प्रोविजंस बनाए थे कि आप अपनी इनकम पर टैक्स देंगे, किसी और की इनकम पर टैक्स नहीं देंगे, नहीं तो इनकम टैक्स बुरा मान जाएगा। तो इसलिए तो इसका नाम इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स है। However, there are certain exceptions to the above rule mentioned under section 60 to 64। आप अगर बात करें तो आपके कैपिटल गेन के सेक्शन 45 से 55, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 56, 57, 58 को लेकर कहीं कहानी पड़ी। यहाँ 60 टू 64 यानी 60 से 64 तक की सारी कहानी आपकी कहाँ है? क्लबिंग ऑफ इनकम में, जो बोलता है किसी और की इनकम आपके एंड में टैक्सेबल हो जाए, क्योंकि ये इनकम आपकी ही है, बट आप उसे रास्ता किसी और के घर का दिखा रहे हो, पर वो भी आपके ही। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो दुख में सब साथी, सुख में ना कोई। पूरा चैप्टर हमारा उसी के बेसिस पर है कि मैं अपना दुख थोड़ा सा किसी और पर ट्रांसफर कर रहा हूं, पर वो वापस मेरे पास ही आ जाता है। डील्स विद द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर विच एन एसएससी मे बी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एक्रूइंग टू अदर। नाम के लिए अदर है, वो आपके अपने ही है।
नाम के लिए आधार है, वो आपके अपने, या आपने अपनों को अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी, या अपनों को अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी, या अपनों को अपनी एक एसेट ट्रांसफर कर दी जिससे इनकम होने वाली है, उस केस में आपका टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। एग्जांपल, सर्टेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। वर्ड देखना बेटा, माइनर। सर अगर मेजर होगा तो, मेजर होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मेजर होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मेजर कमा सकता है, उसे अपनी अकलमंदी और जुगलबंदी पता है, ठीक है। तो माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। उन्होंने कहा बच्चों से हम कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तुमने भगवान को बीच में ले आए, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान का नाम लेकर तुमने जो है एफडी करा ली है, उस पर इंटरेस्ट आ रही है और अपने खर्चे कर रहे हो आप। उन्होंने कहा भगवान की फीस भी तो भर रहे हैं हम स्कूल में, हमने कहा डिडक्शन भी तो दे रहे हैं हम तुम्हें। अब तुम भगवान की रोटी रोजी रोटी यानी भगवान का खाना पीना भोग लगाना वो भी इन पैसों से करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्त, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। स्पाउस मतलब, जब देखो मैं इनकम टैक्स पढ़ता था, बहुत मजाकिया सा वाक्य है कि मुझे लगता था स्पाउस मतलब घरवाली, बीवी, वाइफ, यही होता है, बट स्पाउस का मतलब बोथ होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। सर हमें तो पता है, हमने इतनी बार कंपनी लॉ में, बाकी चीज़ों में इससे रिलेटेड इतनी बातें पढ़ रखी है, आप क्या बता रहे हो मैं। फॉर इन एजुकेट कंसिडरेशन। इन एजुकेट का मतलब क्या दोस्त? इन एजुकेट का मतलब है जब आप 10 लाख की चीज़ 1 लाख रुपए बेच रहे हो, घर वालों को फ्री में दे रहे हो, घर वालों को, और उससे होने वाली इनकम उनके हाथ में टैक्स कराना चाह रहे हो, पर वो टैक्स होगी आपके हाथ में। शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर। शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर। जो इसको ट्रांसफर करेगा, अगर वाइफ ने हस्बैंड को ऐसे ट्रांसफर करिए तो वाइफ के हाथ में, और हस्बैंड ने वाइफ के हाथ में ट्रांसफर करिए तो वाइफ में। पर सर टैक्स ये वाला क्यों लग रहा है? बेटा मैं प्रॉपर्टी का अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, उससे होने वाली इनकम बोल रहा हूं मैं, रेंटल इनकम। मैं डिवेंचर्स को टैक्सेबल नहीं करा रहा हूं कैपिटल, उससे होने वाली इंटरेस्ट। मैं शेयर्स को टैक्सेबल नहीं कर रहा हूं, उससे होने वाला डिविडेंड। इनकम को टैक्सेबल कराएंगे हम, जो रिकरिंग नेचर के बेसिस पर होती है। दीज प्रोविजंस हैव बीन एनेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर टू डिस्पोज ऑफ देयर इनकम और इनकम जनरेटिंग एसेट टू स्किप टैक्स। सिंपल सी बात है, अपनी मैंने दुख अपना कम करने के लिए, मेरी इनकम पर टैक्स ना जाए, कम जाए, यानी मैं अपनी इनकम को कम दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इनकम का सोर्स कहीं और भेज रहा हूं, वो मेरे अपने ही हैं। जो सुख में तो मेरे साथ थे, दुख में है कि नहीं मैंने पता करने के लिए, बट दुख में वो तो साथ हैं। बट इनकम टैक्स बोलता है इनका साथ होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी इनकम उनकी जो उनके पास हो रही है वो आपके ही खाते में जोड़ेंगे हम। ये बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। कभी कभी हम इनकम ट्रांसफर कर देते, एसेट ट्रांसफर नहीं करते। सर ऐसा कैसे हो गया? जैसे किराएदार को बोला भैया उसके खाते में किराया डाल दिया तू, अरे बहुत बढ़िया। डिवेंचर्स के केस में इंटरेस्ट उसके खाते में डाल दियो, लोन के केस में इंटरेस्ट उसके खाते में डाल दियो। मतलब इनकम ट्रांसफर कर रहे हो आप, एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सेक्शन 60 लगेगा। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर ये रिवोकेबल क्या होता है? जब कोई एसेट ट्रांसफर ऑफ एसेट जिसके अंदर कोई कंडीशन होती है, यानी आपके पास वो एसेट वापस आने वाली है, रिवोकेबल है कंडीशन के साथ। रेम्युनरेशन टू स्पाउस। रेम्युनरेशन टू स्पाउस का मतलब क्या है? तनख्वाह दे रहे हो अपनी वाइफ को, या हस्बैंड दे रहा है वाइफ को, या वाइफ दे रही है हस्बैंड को। वाइफ के पास उतनी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, वो 8वीं क्लास पास है, प्राइमरी स्कूल से पढ़ी है, जस्ट एन एग्जांपल, और आपने उसे 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दे रहे हो अपनी फॉर्म में मैनेजर बनाकर। क्या ये वैलिड है? भाई सिक्किम मणिपाल से या मणिपुर यूनिवर्सिटी से, किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए करा देते, उसमें तो कोई टेंशन शायद नहीं होती, टेक्निकल एबिलिटी होती। बट एमबीए तो तब कराते ना जब उसने 10th पास किया होता, और 10th पास तो तब किया होता ना जब उसने 9th क्लास में गई होती, यानी वो तो 8वीं के बाद स्कूल छोड़ बैठी। ठीक है, उसने मूवी देख ली थी हैप्पी भाग जाएगी, टिंग 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 टिंग, तो वो जो है वो स्कूल छोड़ बैठी, तो आप उसे कैसे बोल सकते थे तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप तो अपना इंडिया क्रिएट कर रहे हो, यानी आप टैक्स बचाने के लिए एक्सपेंसेस ज्यादा दे रहे हो, और एक्सपेंसेस ज्यादा दे रहे हो तो प्रॉफिट कम आ रहा है, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम जाएगा। बट ऐसा नहीं किया जाएगा। आप जो उसे रेम्युनरेशन दे रहे हो वो वापस घूम के आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो रेम्युनरेशन टू स्पाउस, स्पाउस को लेकर लोग शादियां शायद इसलिए ही करते हैं, ठीक है। अपने इंडिया में पहले तो था चलो रोटी के लिए शादी कर लेते थे कि भाई खाना बनाएगी वो, अब हो सकता है टैक्स बचाने के लिए शादी कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, यानी इनकम एक ऐसी एसेट उसको ट्रांसफर करिए स्पाउस को जिससे होने वाली इनकम वो आपके ही हाथ में। सेम इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। बेटा इसके अलावा किसी और को तुम अगर एसेट दे रहे हो अपने घर परिवार खानदान में तो कोई टेंशन नहीं है, बट स्पाउस और सन्स वाइफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, पहले तो अपनी नहीं मिली तो बेटे की,
बीवी, तो अपनी बीवी से बात नहीं बनी या फिर चली गई आंटी जी, तो उसने क्या किया बेटे की बहू को, ने कहा बहू हम जो कुछ कर रहे हैं बेटा आपके लिए और आपके पतिदेव के लिए कर रहे हैं, यानी वो हमारा बेटा है और तुम बहू और बेटी जैसी हो, तो तुम थोड़ी हेल्प करो मेरे पास इनकम टैक्स का बाहर बहुत आने वाला है, थोड़ा सा वजन अपने ऊपर रख लो। ने कहा ससुर जी क्यों नहीं, आप बताइए क्या करना है, बस तुझे यहाँ साइन करना है और ये एसेट मुझसे लेने ही नहीं है, और यहाँ से जितने भी किराएदार तुझे घर का किराया दे वो सब तुझे अपने खाते में रखना है, अपना ही समझना है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। यानी इस तरीके की टैक्स प्लानिंग है, बट यहाँ ये काम नहीं करेगी। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, बेटा आपका कोई बच्चा है जो कि छोटा है, छोटा इन द सेंस वो 17 साल का है फिर भी छोटा है इनकम टैक्स की नज़र में, 17.5 का है तो भी छोटा है इनकम टैक्स की नज़र में, उसके खाते पर होने वाली इनकम आपके, बट हर बार टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ केसेस में वो बच्चा ही इतना टैलेंटेड के पापा को पीछे छोड़ दे, टाइगर श्रॉफ, सर किसकी बात कर दी आपने यानी अगर वो बच्चा टैलेंटेड है, 4-5 साल में 6 साल में वो डांस इंडिया डांस, बूगी वूगी, इंडियन आइडल गाने गा रहा है इसमें, तो वहां से होने वाली इनकम शायद अपनी कैट टैक्स में क्लब ना हो, क्योंकि उस बच्चे के अंदर टैलेंट है और बच्चा अपने टैलेंट की वजह से कमा रहा है। पापा ने नहीं बोला बेटा तू कमा ले अभी से, तू गाना गा, ऐसा नहीं, वो गॉड गिफ्टेड है, पापा ने सिखाया है वो अलग चीज है, बट गॉड गिफ्टेड है भैया, उससे होने वाली इनकम उसी के हाथ में क्लब होनी चाहिए। पापा के हाथ, पापा बोलते हैं यार मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो 15,000 की सैलरी है पर मंथ, मैं तो कभी इनकम टैक्स का रिटर्न किया, मैंने पैन कार्ड भी अभी बनवाया थोड़े टाइम पहले, यानी पापा ने कभी इनकम टैक्स या ITR जैसी चीज़ नहीं देखी है, तो वो बच्चे की क्लब इनकम इनके हैंड्स में नहीं होगी। कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू HUF प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन हमने उनका ले लिया है, आगे चलते सर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड, किस तरह इनकम क्लब्ड होगी यहां से देखते हैं। द इनकम विच इज टू बी क्लब्ड, द इनकम जो जुड़ने वाली है, शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, यानी ट्रांसफरी के हाथ में उसको हम देखेंगे है कितनी, और एक बार वो दिख गई, ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सच इनकम शैल बी अलाउड एज पर द रेस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी अगर हाउस प्रॉपर्टी की है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्सेस, व्हाटएवर जो भी खर्चे माइनस करो। ऐसा नहीं है कि क्लबिंग करने की वजह से आप उनके डिसअलाउ कर दो खर्चे, नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ इवेजन के टाइम पर ही होता है। इवेजन मतलब जब एसएससी जानबूझकर टैक्स चोरी कर रहा है, ये टैक्स चोरी नहीं है, क्लबिंग है, प्लानिंग कर रहा था बट प्लानिंग वर्क नहीं कर रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट एंड देयरआफ्टर द नेट इनकम शैल बी क्लब्ड। क्लब्ड किसके हाथ में होगी बेटा? इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वरुण धवन आ गया क्या सर आपके अंदर में? जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपने अपनी एक एसेट अपनी वाली, क्या एग्जांपल लो यार, गर्लफ्रेंड तो बोल नहीं सकता, वाइफ को ली, वाइफ के हाथ में इनकम जनरेट हो रही है, इनकम को कंप्यूट किया जाएगा एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जिस तरह होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट अगर कोई है बोरोड कैपिटल पर, सेम हम एचपी में पढ़कर आए, देन नेट इनकम सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, या मैं अपना एग्जांपल ले नहीं सकता, आपके ऋषभ सर का एग्जांपल ले सकता हूं। ठीक है, ऋषभ त्यागी सर, उन्हीं की शादी हुई है अब तक शायद। इनकम शैल बी first computed in the hands of recipient and then clubbing shall be made headwise. Income shall be first computed in the hands of recipient and clubbing shall be made headwise. मतलब अगर HP की इनकम है तो हमारे HP के हेड में जुड़ जाएगी, अदर सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स के हेड में जुड़ जाएगी, PGEP की इनकम है तो PGEP के हेड में जुड़ जाएगी, सेम केस। चलिए, बैंक इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट किसकी होती है भैया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होती है। अब बच्चे के नहीं होगी वो, माइनर चाइल्ड, उसके टैलेंट से नहीं आ रही वो बैंक इंटरेस्ट, टैलेंट तो उसका बूगी वूगी डांस इंडिया डांस में था, बट वहां आपने भेजा नहीं, बोला उससे उठाकर पैसा हम उसका FD करा दे रहे हैं, वहां से इंटरेस्ट जनरेट कर ले रहे हैं उसके हाथ में, ताकि 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन उसे मिल जाए, पर वो नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बात यह डिडक्शन, जो अगला लेक्चर है हमारा 80C to 80U, जहां पर बच्चे की स्कूल फीस जमा करोगे तो माइनस कर लोगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो तो माइनस कर लोगे, कुछ ऐसी बात है। If the clubbed income is eligible for deduction under section 80C to 80U, then such deduction shall be allowed to the SSC in whose income is clubbed। मतलब ट्रांसफर को ऐसा नहीं है कि डिडक्शंस देना बंद कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ माइनर इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। अब एक पेरेंट्स किसका, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, मम्मी या पापा, पापा ज्यादा कमाते तो पापा क्या आता है, मम्मी ज्यादा कमाती तो मम्मी क्या आता है, इस टाइप की बेसिक प्रोविजन क्वेश्चन आते हैं। देन पेरेंट कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA
कितनी है, क्या है, ATTTA अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। एज पर एक्सप्रेशन 2 टू सेक्शन 54 क्लबिंग ऑफ इनकम इंक्लूड्स क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम। मतलब मानो कि आपने जो स्पाउस को ट्रांसफर करी एसेट, आपने अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर दिया, वाइफ ने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर करी, उससे HP की इनकम होने वाली है या होगी, तो आप जोड़ोगे। बट अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज मच मोर बिगर, मतलब ज़्यादा अमाउंट है, किसी भी कारणवश आपका लॉस हो गया, तो क्या लॉसेस भी ऐड होंगे? हाँ, लॉसेस भी क्लब्ड होंगे। गवर्नमेंट जो भी रूल बना रही है सबके लिए बना रही है, ऐसा नहीं बना रही कि इनकम्स के लिए बना दिया या सुख में तो हम तुमसे टैक्स लेंगे और दुख में तुम्हारे साथी नहीं। उन्होंने कहा है हम साथी, तुम क्लब करो, हम सेट ऑफ करेंगे। Where an income is liable to be clubbed, loss from the same source shall also be clubbed। अगर आप उसकी इनकम क्लब्ड कर सकते हो तो आप उसकी लॉस भी क्लब्ड कर सकते हो। क्लबिंग प्रोविजन इज मैंडेटरी एंड शैल बी अप्लाइड even in those cases where the application of such provision causes losses of revenue to the income tax department। यानी भले ही उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसका लॉस हो रहा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेवेन्यू का लॉस हो रहा, यानी इनकम टैक्स के हिसाब से आप अगर इनकम को जोड़ रहे हो तो उसका फायदा हो रहा है, टैक्स ज्यादा आएगा, बट अगर लॉस को जोड़ रहे हो तो घाटा हो रहा है क्योंकि टैक्स कम आएगा, क्योंकि इनकम कम दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर, डायरेक्ट। एक तो रिवोकेबल इररिवोकेबल पर मैंने डाल रखा है नोट, आगे मिलेगा आपको। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स। विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट मतलब इनकम ट्रांसफर करी पर एसेट ट्रांसफर नहीं करी। मतलब ऐसा केस कब होगा, जब किराएदार किराया आपके खाते में डाल दे, आपकी स्पाउस के खाते में डाल दे, बट एसेट आज भी आप ही के नाम पर है, ठीक है। Where an income is transferred without transferring the asset yielding such income, then income so transferred shall be clubbed in the hands of the transferor। ऐसा नहीं कि आपने एसेट ट्रांसफर नहीं करी बट इनकम ट्रांसफर करी है तो हम इनकम को छोड़ दें, ये सोच करके एसेट आपके ही नाम पर है। नहीं 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 नहीं, आपके ही हाथ में टैक्सेबल होगी। द अबव प्रोविजन होल्ड्स गुड whether the transferor is revocable, whether the transaction is affected before or after the commencement of this act। मतलब ऐसे केस में अगर आपने इनकम ट्रांसफर करी है तो चाहे वो ट्रांसफर रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, ठीक है, यानी किसी कंडीशन के साथ है या बिना किसी कंडीशन के साथ है, बट उस इनकम को हम एक्ट उस अपने खाते में जोड़ेंगे चाहे वो इस एक्ट से पहले का क्यों ना हो। चलिए सर, इफ एन एसेसी ट्रांसफर एन एसेट अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर। सर क्या होता है, इतना बार बार आ रहा है सर, जब भी कोई कंडीशन के संग में ट्रांसफर होता है वो रिवोकेबल ट्रांसफर होता है। अभी इसके लिए डेफिनेशन लिखिए, फ्रॉम सच एसेट बी क्लब्ड इन द एंड्स ऑफ। लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था भैया अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर करी है उससे होने वाली इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर नहीं करी है स्पाउस को, बट उससे होने वाली इनकम फिर भी आपके हैंड में टैक्सेबल होगी, जो अभी पढ़ा है। एज पर सेक्शन 63 है, ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेबल। कब किसी ट्रांसफर को रिवोकेबल माना जाता है, यही बेटा डेफिनेशन जो आपको डायरेक्ट लिख कर आनी है प्योर थ्योरी क्वेश्चन में। इट कंटेन्स एनी प्रोविजन, इस टाइप के रिवोकेबल ट्रांसफर इज, इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर, मतलब वो एसेट आपके पास वापस आ सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी पार्ट और होल ऑफ द इनकम एसेट टू द ट्रांसफर। It contains any provision of the retransfer directly or indirectly of any part or whole of the income asset of the transfer। In it gives the transferor a right to reassess, मतलब दोबारा से वो इस एसेट को ले सकता है। इसी का मतलब रिवोकेबल। रिवोकेबल आप मुझे पढ़ा दोगे लॉ तो सही, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिवोकेबल, रिवोक कर रहा है, पावर को यूज कर वापस ले रहा है ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं सर, सिंपल क्रक्स बेटा इन चीजों पे लिखा हुआ, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है क्रक्स है, ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं, क्योंकि मैंने कोई भी चीज इसलिए नहीं छोड़ी है कि आपको ऐसा लगे शॉर्ट थ्योरी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, लेक्चर उतना ही बड़ा बनाने वाला है कि पूरा कंप्लीट समझ में आए हमारे। एज पर सेक्शन 62(1) द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 शैल नॉट अप्लाई टू एन इनकम अराइजिंग टू पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब ये सेक्शन के प्रोविजन क्लबिंग वाले तब नहीं लगेंगे जब ये कहानी होगी, क्या, a transfer by way of creation of a trust which is irrevocable। वर्ड irrevocable देख लो, यानी इसमें इसके पास पावर नहीं बची है। any transfer which is irrevocable during the lifetime of the transferee, मतलब बंदा जो है उसके लाइफ टाइम तक वो irrevocable रहने वाला, आप बीच में उसको रिवोक नहीं करोगे। एनी ट्रांसफर मेड बिफोर 1461, क्योंकि एक्ट बेटा इसी जमाने में आया हुआ था, आपको पता है, विच इज नॉट रिवोकेबल, आपको याद नहीं रखना है इस चीज को, ठीक है।
एक्ट वाली चीज का। इन एनी केस द ट्रांसफर मस्ट नॉट ड्राइव एनी बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सच इनकम। इन किसी भी केस में ट्रांसफर के हैंड में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उससे, इनकम से जो ट्रांसफरी के हैंड में जा रही है। अगर वो इर्रिवोकेबल ट्रांसफर है तो आप उसे क्लब नहीं करोगे। As per section 62, income in any of the above exceptional case shall be taxable as under, where the power to revoke the transfer arises। मतलब जब आपके पास पावर है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट पावर है आपके पास, आप कभी भी वापस ले सकते हो। टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? ट्रांसफर के, रिवोकेबल ट्रांसफर है। वेयर द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर डज नॉट अराइज, है ही नहीं, तो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी? मतलब यहाँ क्लबिंग लगेगी और यहाँ क्लबिंग नहीं लगेगी। सिंपल सा उद्देश्य, ये आपको क्रक्स याद रखना है अपने न्यूमेरिकल और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रेमुनरेशन टू स्पाउस, आप अपनी घरवाली, बीवी, पत्नी, साहिबा, धर्मपत्नी, भाग्यशाली, जो भी आप उसे नाम बोलो, आप उन्हें अपने सुख में और दुख में साथी बनाने के लिए साथ फेरे लिए, हम तेरे हुए, तो उसके लिए आपने उनको ज्यादा अमाउंट रेमुनरेशन के रूप में दिया। तो इस केस में देखना क्या होगा, द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल इंक्लूड इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू स्पाउस बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, किसी भी नाम से आप उन्हें देते हो, वेदर इन कैश और इन काइंड, चाहे कैश में दो या काइंड में, फ्रॉम अ कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब जिस कंसर्न से, मतलब एग्जांपल के लिए ये है मिस्टर ए, अब इनकी शक्ल तो नहीं बना रहा हूं, ये है मिसेस ए, सर इतना जरूरत क्या था, हमारे स्टार्ट कर देते। मिसेस ए को यहां से एक फर्म है जिसका नाम है ABC एंड कंपनी, ABC तीनों पार्टनर हैं, 1/3 शेयर के, यानी कंसर्न है जिसमें ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो 20% और मोर का वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयर, इनको यहाँ से मिल रही है सैलरी। तो अगर ये सैलरी मिल रही है और मिसेस ए के पास कोई टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ काम नहीं आता, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और ये सैलरी जस्ट और रोटी बनाने के लिए मिल रही है, घर में मिसेस ए अच्छा खाना खिलाएं और मिस्टर ए का साथ दें दुख में और सुख में, यानी एक तरीके से मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी को कम करा रही है इस रूप में, क्योंकि यहाँ रेमुनरेशन जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, प्रॉफिट जितना कम होगा टैक्स उतना कम जाएगा। और इस बात से बी और सी को भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि घर जाकर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हो जाता है कैश में, बैंक से ही चेक से ही सैलरी जाती है। तो एनी अदर इनकम विच इज नॉट स्पेसिफाइड अबव इवन इफ इट अकर्स टू स्पाउस फ्रॉम द कंसर्न इन विच द सच एसेसी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शैल नॉट बी क्लब। सर ये क्या बोल रहा है, ये आप बोल रहे हो क्लब होगी, ये बोल रहा नहीं होगी। हाँ, या तो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो तब क्लब नहीं होगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होता है अभी बताता हूँ, ठीक है, 20% और मोर वोटिंग पावर जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो या फिर उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी हो, दोनों एक्सेप्शन अभी आने वाले हैं। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न इफ, एक इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाता है, he beneficially hold not less than का मतलब more than 20% of its equity share at any time। सर इक्विटी शेयर तो कंपनी में होते हैं, यहाँ पर क्या वो लिख रहा है सर अदर कंसर्न के लिए लिख रहा है ना 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर 1/5 शेयर के लिए भी ये ABC में पार्टनर है या 22% के लिए भी है तो भी आ जाएगा। सच शेयर में भी हेल्ड बाय द एसएससी और पार्टली बाय एसएससी एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव, यानी जरूरी नहीं, हो सकता है उसने 20% की वोटिंग पावर से या 20% इक्विटी शेयर होल्डर से बचने के लिए जो ए है उसने सिर्फ 15% वोटिंग पावर अपने हाथ में ले रखी है, 15% इक्विटी शेयर अपने हाथ में ले रखे हैं। बट इसके रिलेटिव, सर रिलेटिव्स कौन से, वही मदर फादर सिस्टर ब्रदर, हाँ उस टाइप के सारे नहीं, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट इतने डिटेल में नहीं जाएंगे जो अदर सोर्स का था। या रिलेटिव का मतलब बहुत छोटा सा है कि अगर ये और इसके रिलेटिव्स को मिलाकर 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वोटिंग पावर है, इक्विटी शेयर होल्डिंग है किसी भी तरीके से 20% और उससे ज्यादा, नॉट लेस देन 20%, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट मानते हुए इनकम क्लब्ड करेंगे कब, जब 20% है और आप रेमुनरेशन इस तरह दे रहे हो जो कि देनी गलत है या हम बोले सही नहीं है। चलिए सर, ही इज एंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट। ये बेटा कंपनीज की केस में ये बात हो रही है, अदर कंसर्न पार्टनरशिप फर्म है और सारी चीजें आपकी एओपी बीओआई में भी है, एजेपी टुगेदर विद हिज रिलेटिव्स। अब बात है रिलेटिव का मतलब क्या, रिलेटिव का मतलब आपकी वाइफ, बहुत बढ़िया, ब्रदर सिस्टर और एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। लीनियर असेंडेंट सर आपने तो मना किया था बेटा, वो वाइफ के रिश्तेदार नहीं आ रहे यहाँ पे, मामा चाचा नहीं आ रहे दूर के, वाइफ, भाई बहन और लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट इसी फैमिली से जो बिलोंग करता है।
अगर वोटिंग पावर 20%, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20%, इक्विटी शेयर होल्डिंग 20% या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% है और आप अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को तो पहले 20% कैलकुलेट करोगे, अगर 19 भी रहा रिलेटिव्स का तो कोई टेंशन नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग करना चाहो तो कर सकते हो। इनकम जनरेटेड थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पाउस इज नॉट टू बी क्लब्ड, यही बोल रहा हूं बेटा। भाभी जी ने बीटेक किया हुआ है मानो और एमबीए किया हुआ है, सीएस है भाभी जी, और आपकी कंपनी मैनेजमेंट संभाल रही है, 40-50 हज़ार सैलरी दे रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। बट भाभी 8वीं पास है, उनकी डिग्री नहीं है कोई उनके पास। सर इनकम टैक्स देखता है क्या डिग्री को? वो देख लेगा बेटा आपकी डिग्रियां, क्योंकि भाभी जी भी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगी, क्लबिंग तभी तो पता चलेगी। भाई आप उनके खाते में इनकम ट्रांसफर कर रहे हो तो उनको भी तो रिटर्न भरना पड़ेगा, और इनकम टैक्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है आधार कार्ड पैन कार्ड बनाते टाइम पर। टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, द टर्म टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड इन अ लिबरल मैनर एज द टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट। एक्ट में तो नहीं है, बट ये बोलता है कि इसका मतलब डिग्री हो, कोई डिप्लोमा हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई यूनिवर्सिटी से। सर इस कौन सी बड़ी बात है किसी को एमबीए कराना कहीं से? हाँ बात तो आपकी सही है, बट लॉ बोलता है ना ऐसा। भाई जिनकी उम्र बीत चुकी है, अब वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, एग्जाम देना ही नहीं चाह रहे, तो उनको तो एमबीए कराना बड़ा मुश्किल है। भाभी जी डरती हैं अपना नाम लिखने से भी, और आप जो है उनसे क्लबिंग कराने वाले हो, मतलब अपनी क्लबिंग बचाने वाले हो। चलिए सर, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों का 20-20% हो जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मानो एक कंसर्न है जिसमें 20% शेयर होल्डिंग, 25% वाइफ के पास और 25% हस्बैंड के नाम पर, कोई स्कूल खोल रहे हैं दोनों लोग, चारों लोग मिलकर, ठीक है, घर परिवार के, तो उस केस में क्या करें सर? रेम्युनरेशन ऑफ सच कंसर्न विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द हस्बैंड और वाइफ हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्युनरेशन इज हायर। इस इनकम को छोड़कर, जिसकी इस इनकम को छोड़कर, इस इनकम को जो रेम्युनरेशन है दोनों का, उसको हटाकर दोनों में से जिसकी हायर होगी उसके हाथ में क्लब कर दें। क्लबिंग प्रोविजंस तो लगने वाले हैं। तो क्लबिंग प्रोविजन क्या बोलते हैं? स्पाउस को अगर आपने रेम्युनरेशन दिया है तो क्लब किया जाएगा। कब? जब इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ जब स्पाउस है तो हस्बैंड एज एन इंडिविजुअल ट्रीट हो रहा है, उसका 20% वोटिंग पावर देखा जाएगा। उसमें वोटिंग पावर के नाम पर रिलेटिव्स के लिए वाइफ का भी, भाई बहन का भी, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट का भी। तो उस केस में शेयर होल्डिंग इस तरह देखिए, उधर वाइफ भी हस्बैंड को मानो रेम्युनरेशन दे रही है, मतलब स्कूल में दोनों लोग काम कर रहे हैं, टीचिंग भी करते हैं दोनों लोग, ठीक है, तो सर क्लबिंग प्रोविजंस ही नहीं लगेंगे कुछ ऐसा। हाँ बट अगर कुछ पढ़े लिखे नहीं है और टीचिंग के नाम पर, आप टीचर के नाम पर उनको वो दे रहे हो, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उस केस में इस रेम्युनरेशन को हटाकर जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो टैक्सेबल आपका होगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न एंड बोथ आर ड्रॉइंग रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंसर्न विदाउट पोसेसिंग एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। सारा बेटा किसका खेल है? क्वालिफिकेशन का। मतलब यही जगह ऐसी लग रही है जहां लगता है कुछ पढ़ लेते, भले ही डिग्री कर लेते, तो हमारा कहीं ना कहीं क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब शादी के बाद एक फैमिली प्लानिंग तो करेंगे, साथ में टैक्स प्लानिंग भी हो रही होती अगर कुछ पढ़ लेते, डिग्री हासिल कर लेते। Where such income is one included in the total income of either of the spouse, then such income arising in any subsequent years cannot be included in the total income of the spouse unless the AO is satisfied that it is necessary to do, AO will do so only। वह कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है, सारा खेल इसका है टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। Where both husband and wife are not having any other income, मतलब इनके अलावा कोई इनकम ही नहीं है, सारा खेल इसी का है। स्कूल में बैठते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, प्रिंसिपल बने बैठे हैं, ऐसे केस में क्या होगा सर? रेम्युनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न विल नॉट बी क्लब्ड। भैया फिर रेम्युनरेशन क्लब कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लबिंग का प्रोविजन कब थे? जब आप अपनी इनकम को किसी और के हाथ में भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो? ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा ना आए। बट आपकी और कोई इनकम ही नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल केस है यार, ये नॉर्मल केस है यार, ये नॉर्मल केस है यार। तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी भैया और कोई इनकम नहीं है। भले ये बिना डिग्री के तनख्वाह ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेने दो। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इनकम इज प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 64(1)(2) शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड अलाउइंग ऑल अदर डिडक्शन फ्रॉम द सेम चीज बेटा, जो रेसिपिएंट्स के हाथ में पहले, फिर नेट टैक्सेबल क्लब्ड हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस। बहुत अच्छी बात। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, यानी अब एसेट ट्रांसफर करी जा रही है किसको? हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को। बेस यही है चैप्टर का, बेस जो है आपके चैप्टर का वो यही है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए अपनी वाइफ को, मिसेस ए को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं और वहां पहले से किराएदार है, और किराएदार जो है अब से मिसेस ए के खाते में पैसे डालता है।
बहुत सिंपल सी बात। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, सर ये कहाँ पढ़ा था 27? सर ये हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम अराइजिंग फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा एमसीक्यू आ जाता है कि भाई क्लबिंग कब होगी? जब विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, 25 लाख की प्रॉपर्टी थी, 25 लाख में खरीदी है, वो सारा 110% वगैरह जो कैपिटल गेन वगैरह में लगता है, वो FMV, SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर वो एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल। इन दैट इंडिविजुअल का मतलब ट्रांसफरर, ट्रांसफरर, ROR लिख दे रहा हूं, ट्रांसफरर। इन द फॉलोइंग केसेस क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी अट्रैक्टेड। किस केस में क्लबिंग प्रोविजन काम नहीं करेंगे? कब? वेयर सच ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अभी मैंने बताया टेक्स्ट पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एमसीक्यू यहीं से बनते हैं आपके। ट्रांसफर जो है एडिक्वेट कंसिडरेशन में हो रहा है। 25 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख में बिक रही है, ना कि 12 लाख में। 25 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख में बिक रही है, ना कि 4 लाख में। यानी 25 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख की बिक रही है, ना कि 0 में, यानी एडिक्वेट कंसिडरेशन है। या फिर एक दूसरे से अलग होने का डिसाइड कर सकते हैं। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, यानी क्लबिंग की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए। क्या फायदा तुम्हारा इनकम ट्रांसफर करने का जब वो टैक्स लायबिलिटी आपको ही पे करनी पड़ती है? क्या फायदा आपका इतना पढ़ाई करने का? मैंने कहा यार कोई फायदा नहीं, कम से कम तू पढ़ लेती तो रेमुनरेशन के नाम पर हो जाता कुछ। तू तो पढ़ी नहीं, खुद को समझती है बड़ी नहीं, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या। वेयर द एसेट ट्रांसफर्ड इन हाउस प्रॉपर्टी, एसेट ट्रांसफर्ड विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 27। बेटा 22 से 27 तक अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है, जनरली यही होती है। और भी कोई प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है तो अलग चीज है। सर और क्या क्या हो सकता है बेटा? नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है। आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, जरूरी नहीं वो बिल्डिंग ही हो। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड और बिल्डिंग होती है। तो अगर एक दूसरे से अलग हो रहा है तब भी क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन में हो रहा है तब भी क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। मैरिटल रिलेशनशिप, चलिए मैरिटल रिलेशनशिप, इस वाले केस का क्या मतलब है? मैरिटल रिलेशनशिप का द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट सबसिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। जिस दिन एसेट ट्रांसफर हो रही है उस दिन इनका रिश्ता खत्म हो गया। नो क्लबिंग प्रोविजन शैल बी अट्रैक्टेड। इस केस में क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ट्रांसफर इज बिफोर मैरिज ऑन द डेट ऑफ एक्रूअल इनकम ट्रांसफर इज नॉट द स्पाउस ऑफ द, यानी बिफोर है तो उसके लिए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ा था आपने एक तरीके का। भैया स्पाउस को दोगे कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो रिलेटिव से आपकी गिफ्ट दे रहे हो आप। बट गर्लफ्रेंड को दोगे और उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। यानी एक गलती वहां पर सुधारी जा सकती है कि यहां पर, यानी दोनों में से कुछ नहीं हो तो ज्यादा बेस्ट है। सिंगल एवरीवेयर इज ग्रीन सिग्नल। पिन मनी इनकम फ्रॉम एसेट एक्वायर्ड बाय स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी और हाउसहोल्ड सेविंग इज नॉट, मतलब समझते हो ना, पिन मनी डेली बेसिस पर जो पैसा कपड़े धोते टाइम पे। नेक्स्ट सेक्शन 27(1) वर्सेस सेक्शन 64(1) in case of transfer of house property. Where such transfer is a house property, then the same will not be covered by section 64(1)(4) but covered by section 27(1) deemed owner. यानी इस केस में हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में क्लबिंग इनकम की तरह प्रोविजंस ना लगकर डीम्ड ओनर की तरह लगेगा जैसे वहां पर लगते हैं। तो इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड इज हाउस इन फेवर ऑफ, ये पढ़ लेना आप, कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स देन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस Mr. X. Mr. X gifted Mrs. X 15 lakh out of love affection. Mr. X purchased the property from such gifted money, income from such property. चलिए सर, नेचर ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट बी मीजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जो कंसिडरेशन वो टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि मैंने आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ पैसे लव अफेक्शन में। उन्होंने कहा ठीक है, लव अफेक्शन एडुकेट कंसिडरेशन है सर मेरे लिए, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत कम लोगों को अपनी पत्नी अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, अच्छी बात है। If property has been transferred to spouse or sons from directly or indirectly for consideration which is inadequate, the income part of which is referable for transfer for inadequate consideration shall be clubbed. एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर करे 1000, बेटा 1000 के बीच में गैप आएगा, 10% डिवेंचर ऑफ 100 इज मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। मिसेस एक्स को 25,000 यानी 1 लाख रुपए की चीज 25,000 में की है, तो इनकम अर्न एट द एंड ऑफ ईयर 10,000 रुपए। मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 1,100 रुपए वाले डिवेंचर ट्रांसफर करे हैं 1 लाख रुपए के 25,000 में, यानी 75,000 का अभी भी झोल है जी सर। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? 2,500 रुपए तो टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स एंड रिमेनिंग टैक्सेबल होंगे 7,500 शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। यानी प्रोपोर्शनेटली कर रहे हैं सारा खेल।
भैया आप 10,000 की इनकम कमा रहे हो, अगर आपने 1 रुपया भी नहीं लिया होता तो पूरे के पूरे किसके एंड में टैक्सेबल होते हैं, मिस्टर एक्स में। बट आपने 10,000 रुपए की इनकम कमाने के लिए 1 लाख के डिवेंचर दिए, अगर आपने इसका 25,000 रुपया लिया है तो 25,000 से होने वाली इनकम मिसेस एक्स के खाते में, 50,000 लिया है तो 50,000 से होने वाली इनकम मिसेस एक्स के खाते में, 75,000 लिया है तो 75,000 से होने वाली इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स। 3 और 2 5, 2500 इन द हैंड्स ऑफ Mrs. X and 7500 in the hands of Mr. X. The assets so transferred need not remain in its original form. Mr. X transferred to Mrs. X securities worth rupees 5 lakh. Mrs. X exchanged the security for house property. Income from such house property shall also be liable to clubbing. यही वाला मैं आपको प्रोविजन बता रहा था कि मिस्टर एक्स जब ट्रांसफर कर रहे हैं सिक्योरिटीज कितनी 5 लाख की और मिस्टर एक्स से, और उसकी जगह उन्हें घर में लिया, तो इस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी। प्रॉफिट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड टू स्पाउस, यानी याद है आपको कैपिटल एसेट वाले चैप्टर में हमने बोला था सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जी सर याद है मैं, जब आप अपने घर वालों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, सारे ही केसेस में टैक्सेबल क्लबिंग नहीं होगी बेटा, पापा मम्मी को कर रहे हो तो क्लबिंग नहीं होगी। बट अगर आप प्रॉफिट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिफ्टेड टू स्पाउस और सन्स वाइफ शेल बी क्लब्ड इन द एंड्स ऑफ द ट्रांसफर, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो इन दो लोगों को तो उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा लास्ट में, पहले इनकम क्लब्ड हो रही है उससे होने वाली, फिर उसको बेचा जाएगा तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ मिसेस एक्स को या फिर अपने बेटे की बहू मिसेस ए को, मिस्टर एक्स का बेटे का नाम है मिस्टर ए। इनकम ऑन इनकम, इसे बोलते हैं एक्रिएशन ऑफ इनकम बेटा, इनकम ऑन इनकम ये टैक्सेबल नहीं होती इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफर फ्रॉम द एक्युमुलेटेड इनकम ऑफ द सच प्रॉपर्टी इज नॉट टू बी क्लब्ड, यानी वहां से जो भी इनकम हो रही थी, जस्ट लाइक एग्जांपल इस डिवेंचर से होने वाली इनकम 10,000 हो रही थी जो कि मिसेस एक्स के खाते में जा रही है, 2500 टैक्सेबल हो रही है इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स एंड 7500 टैक्सेबल हो रही है, 7500 टैक्सेबल हो रही है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। अब 2500 से मानो वो जो 10,000 रुपए आ रहे हैं उससे मिसेस एक्स ने एक और कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पर, सर 10,000 रुपए का क्या इन्वेस्टमेंट, जस्ट एन एग्जांपल, और वहां से 1,000 रुपए की वो उनकी इनकम आ रही है, 10,000 रुपए के 10% कोई म्यूचुअल फंड कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, 1,000 रुपए या 500 रुपए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी इन द हैंड्स ऑफ, क्योंकि अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। एक्रिएशन ऑफ इनकम बेटा टैक्सेबल नहीं होगी। इसमें एग्जांपल है, डीपीपी में क्वेश्चन भी है, मिस्टर एक्स ट्रांसफर टू मिसेस एक्स शेयर्स वर्थ रुपीज 5 लाख, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स सोल्ड कर दिए इन शेयर्स को 6 लाख रुपए के, तो 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ जी सर, एंड एक्वायर्ड 12% डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स खरीद लिए, तो कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 रुपए का, रुको जरा यहाँ पर शेयर्स दे रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, 12%, अच्छा, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, ये तो क्लब्ड होंगे, बट 1 लाख रुपए से होने वाली 12,000 की इनकम क्लब नहीं होगी, क्योंकि इट इज नोन एज एक्रिएशन ऑफ इनकम बेटा, इसका एक नाम होता है एक्रिएशन ऑफ इनकम, ये आपकी क्लब्ड नहीं होगी। इस पर एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चन में। वेयर एन एसेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, हमने एक एसेट ट्रांसफर करी है ट्रस्ट को, पर उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है स्पाउस को या सन्स वाइफ को, शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ द एसएससी अपॉइंट्स हिमसेल्फ एज ए ट्रस्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी अपने आप को ट्रस्टी बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स एप्लीकेबल टू सेक्शन 64, 14, 16, 7 एंड 8, लास्ट एकदम ट्रीटमेंट है। अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की या वाइफ की, क्लबिंग प्रोविजन का क्या होगा, विल नॉट बी अट्रैक्टेड एज अ विडो और विडोवर इज नॉट ए स्पाउस, क्योंकि वो चले गए, अब ये आंटी अकेली रह गई है, ठीक है, या अंकल अकेले रह गए, तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं हो, क्योंकि वो चले ही गए भैया अपने पास से। इफ एन एओ इज कन्विंस्ड दैट द सच गिफ्ट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर इन अ circuitous way, there is an intention to evade provision of section that may apply the provision of section 64(1), यानी कोई ऐसा काम आपने किया है जिससे क्लबिंग प्रोविजंस आप पर डायरेक्टली अट्रैक्ट ना हो, तो उसे क्रॉस ट्रांसफर के नाम से देखेंगे। मिस्टर ए ने गिफ्ट करी एक प्रॉपर्टी मिसेस एक्स को एंड मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी मिसेस ए को, कॉन्सेप्ट समझना, यानी इसकी दोस्ती उसकी वाइफ से और उसकी दोस्ती इसकी वाइफ से, ठीक है, बोलना नहीं चाहता हूं शब्द पर अच्छा नहीं है। In such case, it is
apparent that such transactions are interrelated and are parts of the same transaction. In such case, income from such property of Mrs. A and Mrs. X shall be clubbed in the hands of Mr. A and Mrs. X, Mr. X respectively. यानी भले ही आप क्रॉस ट्रांसफर करो, A ने Mrs. A को दिया तो डायरेक्टली 64(1) लग जाएगा, X ने Mrs. X को दिया तो डायरेक्टली लग जाएगा, या सन्स वाइफ, पर अभी सन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो सन की वाइफ तो कब आएगी, जब तक तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेने लगेंगे। तो ऐसे केस में मिस्टर ए बोलता है मिसेज एक्स, मतलब कहानी कुछ यूं चलती है, मिस्टर ए इधर बैठा है और मिसेज एक्स अपनी बालकनी की खिड़की में यूं बैठी है, दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे हैं। इधर मिस्टर एक्स बैठा है, ठीक है, वो देख तो मिसेज एक्स को सकता है, वो कह रहा है तू मेरी वाली को देख रहा है तो मैं तेरी वाली को देखूंगा। तो बेसिकली ऐसे ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टीज, फिर भी क्लबिंग इनके हैंड्स में होगी। दोनों में से जो अमाउंट सेट ऑफ करेगा, जो नेट अमाउंट होगा, जो सेम अमाउंट होगा, उससे होने वाली इनकम। If assets to transfer is invested in the business then tax treatment shall be as under, मतलब आपने अगर जो ट्रांसफर किया है पैसा, उससे आपने बिजनेस खोला है, तब भी इनकम क्लब्ड होगी। प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, वैल्यू ऑफ सच एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कैपिटल की बात कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ट्रांसफर वाज ऑन द सेम डे। पार्टनरशिप के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू वैल्यू ऑफ सच एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। सबके केस में सिंपल सी बात है, फर्स्ट डे पर जो कैपिटल के रूप में आपने पैसा लगाया उससे होने वाली इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। Profit from the firm shall not be clubbed as it is exempted under section 10(2)(a। प्रॉफिट जो होने वाला वो टैक्सेबल नहीं होगा। एसेट ट्रांसफर टू एओपी और अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर करते हो, ये बेटा फाइनल्स के टॉपिक हैं, वैसे एक ही नजर देख लेना, हमारे एग्जाम में इतना ही आएगा जितना मैंने आपको अभी तक कराया है। इन केस एन एसेट इज ट्रांसफर टू अदर पर्सन और एन एओपी अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट, फ्यूचर में आपको बेनिफिट, देन इनकम ऑन एसेट्स टू ट्रांसफर शैल बी क्लब्ड। अभी ट्रस्टी की बात कर रहा था ट्रस्ट की, अब एओपी की बात कर रहा है, कहानी कुछ अलग नहीं है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, अगर आप अपनी एसेट कोई अपनी सन्स वाइफ को देते हो, तो जब स्पाउस काम नहीं करी, आंटी जी चली गई हैं, तो हमने कहा बेटे की बीवी को देख लेते हैं का मतलब एसेट ट्रांसफर करते हैं। ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम अराइजिंग ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वर्ड देखना बेटा, यानी इनएडिक्वेट का मतलब ही विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी 25 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख में, शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल मस्ट सब्सिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एज ऑन द एक्रूवल ऑफ इनकम। हाँ जी, इन केस एन एसेट इज ट्रांसफर टू अदर पर्सन और एओपी आफ्टर 31 मई, बेटा डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा खेल देखना किसका, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी, बड़े क्वेश्चंस के लिए भी। Income of a minor child shall be clubbed with income of the parent whose total income excluding this income is higher, मतलब A और B, मिस्टर ए और मिसेस ए का बच्चा है मिस्टर बी, मेरा बच्चा दो, तो मिस्टर बी जो है वो छोटा सा है, अभी 4 साल का है, स्कूल भी जाना सीखा है अभी, मतलब ABCD सीखा, और उसके नाम पर उन्होंने FD कर दी 1 लाख रुपए की, उससे होने वाली 6% की इनकम है। सर क्या बेनिफिट, चिंदी चोरी करके क्या मिलता है इनको, बट हाँ कर रहे हैं भैया, क्या करें, टैक्स बचाना है। द अबव क्लोजिंग प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई, तो सिंपल इसके केस में तो टैक्सेबल हो जाएगा अगर मिस्टर ए की इनकम मानो 4,60,000 है, इस इनकम को हटाकर, और मिसेस ए की इनकम 5,20,000 है, तो इस केस में तो हो जाएगा मिसेस ए के एंड में टैक्सेबल। बट अगर मिसेस ए की कोई इनकम ही नहीं है, रोटी बनाते हैं घर पर, तो टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर ए के एंड में, ठीक है, यानी जो कमाएगा ज़्यादा उसके एंड में टैक्सेबल किया जाएगा, क्योंकि वही टैक्स लायबिलिटी बचाने की कोशिश कर रहा है। द इनकम अराइजेज और एक्रूज टू द माइनर चाइल्ड ड्यू टू एनी मैनुअल वर्क डन बाई हिम, भैया उसका कोई काम है डेली बेसिस पर कर रहा है मैनुअल वर्क। सर माइनर चाइल्ड क्यों काम कर रहा है बेटा, आप कंपनीज एक्ट के संग और भी इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ते हो, देखा होगा 14 साल से ऊपर के बच्चे, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, तो काम कर रहा है डेली बेसिस पर। द इनकम अराइजेज और एक्रूज टू द माइनर चाइल्ड ड्यूटीज स्किल टैलेंट, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति टाइप की, या फिर सर तो खेल ही खत्म, वो तो 30% वाली टैक्सेबिलिटी है, हाँ फिर भी आप उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं। द माइनर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ नेचर स्पेसिफिक, 80U में पढ़ेंगे कि माइनर चाइल्ड अगर इस केसेस में है, ठीक है, डिसेबिलिटी से पीड़ित है और उसको कोई इनकम हो रही है किसी भी वजह से, तो वो भी टैक्सेबिलिटी हमारे केस में नहीं आएगी। मतलब 3 स्पेशल केसेस, खुद कमा रहा है, ठीक है, बंदे में है दम, दूसरा बंदा डांस अच्छा कर लेता है, गाना अच्छा गा लेता है, KBC में जीत कर आया है, ठीक है। बी केयरफुल, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ फॉर माइनर मैरिड डॉटर, मतलब
फिर माइनर मैरिड डॉटर, हाँ बेटा राजस्थान हमारा एक स्टेट अभी भी ऐसा है जहाँ पर बाल विवाह टाइप की चीज़ चल रही है, ठीक है। चल तो अपनी दुनिया में सभी जगह रही है, बट वहाँ पर आपके इस केस में भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। क्लबिंग प्रोविजन शैल अप्लाई इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, मतलब माइनर है बट मैरिड है। इनकम इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क डन बाय माइनर चाइल्ड, यानी एक्सेप्शन है यहाँ, क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल। क्लबिंग नॉट वर्क बोलो या नॉट एप्लीकेबल, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, लाइक क्लबिंग कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। इनकम अर्नड बाय द माइनर चाइल्ड फ्रॉम हिज स्किल, भैया डांस कर बूगी वूगी, ठीक है, डायलॉग सुनाता है। इनकम ड्राइव बाय माइनर चाइल्ड फ्रॉम हिज नॉलेज, बच्चा पढ़ा रहा है, 15 साल की उम्र में कोचिंग सेंटर खोल लिया उसने, सीएस वालों को पढ़ा रहा है इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव में। इनकम जनरेटेड फ्रॉम माइनर चाइल्ड टैलेंट, जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। माइनर चाइल्ड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, मतलब तीन ही केस है, टैलेंट स्किल नॉलेज की वजह से कमा रहा है, या मैनुअल वर्क की वजह से कमा रहा है, या आपका सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिजीज, जो कि 80U में पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। In case income of a minor child is clubbed in the hands of parent, as per provisions of section 64(1)(a), the assessee can claim exemption of an amount being minimum of the following। अगर इनकम क्लब्ड हो रही है, कब क्लब्ड होगी? जब वो इन सब चीज़ों से जुड़ा नहीं होगा, टैलेंट स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस मैनुअल वर्क या फिर डिसेबिलिटी वाले। इसके अलावा जितनी भी इनकम से वो क्लब होंगी, और क्लब होंगी तो हर एक बच्चे पर, ईच चाइल्ड पर 1500 की आपको डिडक्शंस मिलेगी, यानी उस 6000 रुपये की, जैसे वहाँ पर एफडी कराई थी हमने, 6000 रुपये की होने वाली इंटरेस्ट में 1500 का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 4500 आप अभी भी टैक्सेबल दोगे, ना कि 4500 का टैक्सेबिलिटी दोगे, ना कि 6000 पर। इनकम सो क्लब्ड, उसमें 1500 रुपये का क्या मिल जाएगा आपको? एग्जामिशन। मैक्सिमम 15 है बेटा, अगर इनकम ही 1200 हो रही है तो जीरो हो जाएगी आपकी, कोई क्लबिंग नहीं होगी। सच एग्जामिशन शैल बी अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड, मतलब 8 बच्चों के नाम पर आपने एफडी करा रखी है, तो 8 1500 की अलग अलग। अच्छा सर ये तो मस्त है, ज़्यादा बच्चे करो ज़्यादा इनकम को एग्जामिशन, अबे पालोगे कहाँ से उन्हें, 100 रुपये लीटर दूध है। व्हेन मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट बिटवीन पेरेंट्स, जब मैरिज ही नहीं काम कर रही है उनके बीच में, अभी तो हमने हायर वाला देख लिया था ए और बी का। इन केस मैरिटल रिलेशनशिप डज नॉट सब्सिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम, मतलब जिंदा अब शादी में कुछ बचा नहीं, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, मतलब जिनके संग, मम्मी के संग या पापा के संग बच्चा रहता है, जनरली मम्मी के संग ही रहता है, क्योंकि पापा तो मौज में आ जाते हैं, तभी मैरिज टूट जाती है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। कब मैरिज सब्सिस्ट हो जा रही है तो इनकम उस पेरेंट के हाथ में जाएगा जिसकी इनकम अगर सब्सिस्ट, इनकम अगर जिंदा है, ठीक है, मैरिज अगर सही है ठीक ठाक है तो ज़्यादा वाले में ये टैक्स पॉइंट है आपका, और मैरिज अगर नहीं है तो जो मेंटेन कर रहा है माइनर चाइल्ड को, जिनके पास रह रहा है। अगर मैरिज है तो जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उनके हाथ में, जिनको पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, इन द हैंड्स ऑफ मनी। Clubbing in subsequent year, where any such income is once clubbed with the total income of either parent, then any such income arising in any subsequent year shall not be clubbed with the total income of the other parent unless the AO is satisfied. However, the AO will do so far, ठीक है, यानी एक बार क्लबिंग जिसके हाथ में होगी उसी के हाथ में अगली बार रहेगी। चाइल्ड इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग स्टेप चाइल्ड, और ठीक है, इनकम ऑफ मैरिड डॉटर, वही बोल रहा है आपकी मैरिड डॉटर कौन सी, माइनर वाली। तो सर मेजर चाइल्ड के लिए नहीं है सब, ना 1500 ना कुछ भी, क्लबिंग ही नहीं है बेटा मेजर चाइल्ड में। आपका 18 साल से ऊपर का बच्चा, उसके नाम पर एफडी कर दो, कुछ नहीं करता, टैलेंट स्किल तो छोड़ो, बट अब उसके हालात ऐसे हैं नहीं कुछ करे, किसी एक्सीडेंट में अपने पैर गवा बैठा, ठीक है, दिमागी रूप से, अब उसको खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए, तो उसके नाम पर आपने कुछ अगर ऐसा करा दिया तो वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड कैन नॉट बी एडेड विद द इनकम ऑफ गार्जियन इफ द गार्जियन इज नॉट द पेरेंट ऑफ द माइनर, मतलब उसके केस में क्लबिंग नहीं होगी अगर गार्जियन वाली बात आ रही है, नाना नानी पाल रहे हैं। प्रॉफिट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज गिफ्टेड टू माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64(1). कुछ भी सारी चीजें बस टैक्स पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपकी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खुद से खरीदी थी, अब आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी, तो क्या कहानी होगी, यानी ये अब कहानी इंडिविजुअल से एक और नई दिशा में ले जा रहा है एचयूएफ की तरफ, बिकॉज आपको पता है हम सब इंडिविजुअल एचयूएफ के रिलेटिव होते हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ एन एचयूएफ हैज कन्वर्टेड अ प्रॉपर्टी आफ्टर 31/12/1969, जरूरत नहीं है डेट याद रखने की, being self-acquired property of the individual into property of HUF of which he is a member otherwise than for adequate consideration, मतलब कम पैसों में आपने अपनी HUF को ट्रांसफर कर दी। For the purpose of computation of total income such individual for any assessment year commencing on or after 1 April
1971, दोनों डेट का कोई मतलब नहीं है। ड्राइव्ड फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कन्वर्टेड ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल टू एचयूएफ और एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी डीम्ड टू अराइज टू द इंडिविजुअल नॉट द फैमिली। क्लियर है दोस्त जी? वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन सब्जेक्ट मैटर फॉर पार्टीशन, एसेट वाज ओरिजिनली सेल्फ एक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एसेट आपने अपने पैसों से खरीदी हो पहले। सच एसेट इज ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एचयूएफ, ताकि इनएडिक्वेट कंसेप्ट। ट्रीटमेंट कैसा होगा? अगर बिफोर पार्टीशन द एंटायर इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, अगर आफ्टर पार्टीशन उसके बाद पार्टीशन हो जाता है, इनकम फ्रॉम द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द स्पाउस, यानी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एचयूएफ को और एचयूएफ ने पार्टीशन कर दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो इनकम जो कि स्पाउस के एंड में, जो कि पहले छोड़ रहे थे आप, अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर कर दे तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाइड हो जाती है, सन्स वाइफ को कर दे तो भी हो जाते, बट आपने एचयूएफ के जरिए ट्रांसफर करवाई है इनडायरेक्टली पेमेंट। सच कन्वर्जन कैन बी मेड बाय द एक्ट ऑफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसको इग्नोर कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वो माइनर चाइल्ड से आने, सन्स वाइफ से आने, स्पाउस से आने, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग फास्ट ट्रैक मोड पर चल रहे हैं थोड़ा सा, ये नॉर्मल क्लास का काम होता है। लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी, अब ट्रांसफरी की बात आई बिल्कुल लास्ट में, सेक्शन 65, अभी तक 64 ही चल रहा था घूम घूम कर। ये कौन है? जिसको प्रॉपर्टी मिली है, जिसको डिवेंचर्स मिले हैं। वेयर बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन दिस चैप्टर और प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 27(1) हाउस प्रॉपर्टी वाले, द इनकम फ्रॉम एनी एसेट फ्रॉम मेंबरशिप इन अ फर्म ऑफ अ पर्सन अदर देन द असेसी, इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। पता ही है कितनी देर से। क्लब्ड इनकम का मतलब टैक्स शैल बी पेड बाय द ट्रांसफरर, भैया जिसके हाथ में क्लबिंग होगी उसकी इनकम बढ़ेगी। एओ हैज द पावर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ट्रांसफर, एओ के पास ऐसी पावर है कि अगर किसी वजह से ट्रांसफरर के पास टैक्स नहीं वसूल रहा तो ट्रांसफरी के पास चला जाएगा। ऑन द सर्विस ऑफ अ नोटिस ऑफ डिमांड बाय एओ, जो कि आपको अगली साल पढ़ना पड़ेगा फाइनल में, कि किस तरह असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, किस तरह आपके डिमांड निकाली जाती है। सच लाइबिलिटी कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू ट्रांसफर, मतलब वो लाइबिलिटी एसेट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स पॉइंट सिंपल पढ़ लो, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम without adequate consideration as discussed above in several sections, income is taxable and tax liability arises in the hands of transfer, but section 65 empower the income authorizes to serve and maintain। चलो भैया, जो काम की बात थी वो हमने पहले ही कर ली है। आखिरी पॉइंट और बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट जनरल नोट्स। इसका क्या मतलब है सर? वेयर एन इनकम इज इंक्लूडेबल अंडर सेक्शन 64, अगर कोई इनकम इंक्लूड होगी 64 में, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो गए हैं, देन tax has been deducted at source from such income, the credit of tax deducted at source shall be given to the person in whose the income is taxable। यानी अगर आपका टीडीएस कटा है तो उस टीडीएस का आपको क्लेम या बेनिफिट या माइनस कराया जाएगा, डिडक्शन मिलेगी जिसके हाथों वो इनकम टैक्सेबल हो रही है। यानी क्लबिंग प्रोविजन जिस तरह अप्लाई हो रहे हैं, टीडीएस भी उसी के खाते में चला जाएगा। द एडवांस टैक्स पेड बाय द इनकम अर्नर, यानी स्पाउस और माइनर चाइल्ड। इनकम अर्नर का मतलब होता है ट्रांसफरी, हमारे केस में सिंपल बोलो। अर्नर का क्या मतलब है? With reference to such income is not eligible for adjustment towards the tax liability of the individual in whose such income has been claimed, उसके हाथ में माइनस नहीं होगी, भले एडवांस टैक्स ये पे कर रहे हैं। इन सच केस इट इज ओपन टू द पेयर ऑफ एडवांस टैक्स स्पाइस, और वो रिफंड ले सकते हैं जो उन्होंने टैक्स पे किया है। Unless there are compelling circumstances, the modes of clubbing cannot be changed by ITO merely for the benefit of revenue, such income cannot be changed, मतलब अपने बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स इसको चेंज नहीं कर सकता। यहाँ तक आपकी क्लबिंग के सारे कॉन्सेप्ट से। अब हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पर चलते हैं। क्लबिंग के बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सिंपल सा हेड है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हेड की बोल रहा हूँ, बार बार आदत पड़ गई हेड बोलने की, 5 हेड्स पढ़ाए हैं जब से। क्लबिंग का सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट सिंपल था कि भैया जहाँ तक की इनकम हमें से प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं। देन दोस्त नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लबिंग के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्या होता है इस टॉपिक में दोस्त? यहाँ पर आपके एक हेड में इनकम है। मानो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड गेन्स में खूब सारी इनकम है क्योंकि खूब कस्टमर आते हैं, खूब प्रॉफिट है मेरे पास, बट मेरे हाउस प्रॉपर्टी वाले में लॉस है। सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हो सकता है? अरे मानो मेरी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और लोन ले रखा है, और फिर समझ सकते हो ना आप जी। सेम चीज मानो कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच दिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कर लिया, यानी मेरे कैपिटल हेड, कैपिटल गेन के हेड में लॉस है शॉर्ट टर्म वाला। यानी इस तरीके की कहानी को हम पिक करने वाले हैं। अगले 1 घंटे तक थ्योरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू तीनों टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम्स, इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज
इज कंप्यूटेड अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। मतलब जिस टाइप से मैंने स्टार्ट किया था कि हमारी 5 टाइप की इनकम हो सकती है। हम किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं, दैट इज सैलरी। अगर हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, पीजीबीपी। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चला रखा, हाउस प्रॉपर्टी। हमने कोई इन्वेस्टमेंट लिया है, उसको बेच दिया है। हमने कोई प्रॉपर्टी ली, हमने ज्वेलरी ली है, हमने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एनी वर्क ऑफ आर्ट जो हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था। या फिर हमने एफडी करा लिए बैंक में, शेयर से डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आती है हमारी, या फिर सबलेटिंग वाला रेंट आता है। ये सारी चीजों को हमने जोड़ा। इफ द ऑल सोर्सेज एंड हेड्स आर हैविंग पॉजिटिव इनकम, दैट इज प्रॉफिट, देन द सेम कैन सिंपली बी एडेड टू कंप्यूट जीटीआई। इन सभी को जोड़कर हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। इसलिए इनको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं बेटा, क्योंकि अभी इसमें से हमारी डिडक्शंस होना काफी है, बाकी है, क्योंकि हम अगले चैप्टर डिडक्शन में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि इफ सर्टेन सोर्स और सर्टेन हेड हैव नेगेटिव इनकम, दोनों की बातें कर रहा है। मानो कि मेरे 4 बिजनेसेस हैं, जस्ट एन एग्जांपल, 4 बिजनेस है मेरे, बिजनेस प्रोफेशन बोथ। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं अपने सेंटर पर, कोचिंग सेंटर ले रखा है मैंने। दूसरा मेरा पेंट का बिजनेस है, एशियन पेंट टाइप का वो। तीसरा स्टेशनरी की एक शॉप है, और चौथा मेरा फूड, फास्ट फूड सर्विसेज, हेल्दी डाइट सर्विसेज। 4 टाइप के बिजनेस है। मेरा कोचिंग का बिजनेस तो खूब चल रहा है, खूब टनाटन लाखों रुपए इनकम हो रही है स्टेशनरी वाले में। बट अब पेंट और फूड वाला, सर दिवाली का सीजन है, पेंट वाला बिजनेस कैसे लॉस में है? बट पूरे साल अच्छा नहीं चला, इन बिजनेस में लॉस आ रहा है। तो बेटा ये हेड तो सेम ही है, चारों हेड, चारों बिजनेस के जो इनकम है वो एक ही हेड में आती है, पीजीबीपी। ऐसा तो नहीं कि स्टेशनरी वाला मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाऊंगा, कोचिंग वाला कैपिटल गेन में, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, चारों हेड, चारों बिजनेस जो है हमारे एक ही हेड से बात करते हैं, दैट इज पीजीबीपी शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब कोचिंग वाले बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ 6 लाख का। सर इतना कम बता रहे हो आप, ज्यादा हुआ होगा आपको। स्टेशनरी वाले में प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, नेट इनकम है बेटा, ये खर्चे भी तो होते हैं बहुत सारे, 9 लाख। और कोचिंग पेंट और फूड वाले में 2-2 लाख रुपए का लॉस है। तो बेसिकली मेरा 9 लाख माइनस 4 लाख करना चाहिए, 5 लाख का ही प्रॉफिट है, क्योंकि चारों बिजनेस मेरे ही नाम पर है, चारों बिजनेस का ओनर ही मैं हूं। जी सर, 5 लाख का मेरी होनी चाहिए। दिस इज इंट्रा हेड, आप हेड के अंदर चल रहे हो अभी, यानी आप अपने हेड से बाहर नहीं गए। पीजीवीपी अदर सोर्स के पास नहीं गया कि मेरे फूड के बिजनेस में लॉस हो गया है, मुझे आप माइनस कराने की इजाजत देते हो क्या? पीजीवीपी कैपिटल गेन के पास नहीं गया क्या? इस साल शेयर्स बेचे थे उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, या जमीन बेची थी उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उनके पास भीख मांगने नहीं गया। अभी अपने ही घर में चल रहा है। इंट्रा ट्रा वर्ड दिखने में लगता बड़ा, पर बात है काम छोटा, यानी इंट्रा हेड जो है अपने ही हेड के अंदर घूमता है। इंट्रा हेड जो है बेटा अपने ही हेड के अंदर घूमता है, दैट इज लॉस। देन सच लॉस नीड्स टू बी एडजस्टेड विद द इनकम ऑफ अनदर सोर्स। जब हम अपने अंदर चलते तो इंट्रा हेड, जब दूसरे के हेड में पहुंच जाते हैं, यानी अगर मेरा 4 की जगह एक ही बिजनेस होता और उसमें लॉस हो गया होता, तो मैं अपना हेड का लॉस किसी और के हेड में सेट ऑफ कराने जाता, तो हो सकता है कैपिटल गेन बोलता आओ जी आओ, सत्कार करेंगे हम आपका। दूसरा अदर सोर्स बोलता आओ जी आओ, हमसे सेट ऑफ कराओ। तीसरा आओ जी आओ, एचपी वाला या सैलरी हमें हो सकता है मना कर दे। हो सकता है ऐसा, सर हो सकता है क्या बोलते हैं, ऐसा बोलो ना, है नहीं हो सकता है, ऐसे आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करते हो, ऐसा होगा या नहीं होगा, चीजें याद हो जाती हैं आपको। लीड्स टू बी एडजस्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स और हेड। सेट ऑफ मींस एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स, फ्रॉम वन सोर्स, फ्रॉम वन सोर्स का मतलब बेटा हम हेड के अंदर ही चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिए 4 बिजनेसेस का, सेम मानो मेरी 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों लेट आउट है, बट एक पर लोन या इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि मेरी नेगेटिव इनकम आ रही है। जस्ट एन एग्जांपल, प्रॉपर्टी लेट आउट है चारों, बट 3 से प्रॉफिट हो रहा है, 1 से लॉस होता है। तीनों की प्रॉपर्टी के प्रॉफिट को जोड़ूं और लॉस को माइनस कर दूं। अगेन मैं कहां चल रहा हूं? इंट्रा हेड। इंट्रा हेड नाम दिखने में लग रहा है बड़ा, पर काम है छोटा, अभी अपने हेड के अंदर ही चल रहे हैं। जैसे इंटर सिटी गाड़ी होती है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी में चली जाती है, इसी तरह इंट्रा हेड। बट इसको तो बोलेंगे सोर्स, हमेशा वर्ड आएगा सोर्स, क्योंकि हेड के अंदर है। जब वर्ड आएगा ऑन वन हेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स और अनदर हेड, जब एक हेड दूसरे हेड के पास जाएगा, एचपी जाएगा मानो सैलरी के पास, पीजीवीपी के पास, कैपिटल गेन के पास, अदर सोर्स के पास, तो ऐसे बोलते हैं इंटर हेड। इंटर हेड क्या? इंटर हेड। इफ ए नेगेटिव इनकम इज नॉट फुल्ली सेट ऑफ इन द करंट ईयर, अगर इस साल नहीं हो पा रही है
तो उसे अनएब्जॉर्ब, वर्ड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, अनएब्जॉर्ब लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप। अनएब्जॉर्ब डेप बेटा सिर्फ बिजनेसेस में ही होगा जिसकी बिजनेस इनकम होगी, मानो मेरी कोचिंग, पेंट, स्टेशनरी, फूड, ऐसे केस में अनएब्जॉर्ब डेप हो सकता है, बट अनएब्जॉर्ब लॉस किसी भी केस में हो सकता है, सैलरी में नहीं होता। अनएब्जॉर्ब लेस किसी भी केस में हो सकता है। एचपी का लॉस मानो इस साल बहुत ज्यादा है, जस्ट एन एग्जांपल 5 लाख, आप सिर्फ 2 लाख ही सेट ऑफ करा सकते हो, जस्ट एन एग्जांपल 2 लाख ही सेट ऑफ करा सकते हो, जस्ट एन एग्जांपल। जस्ट एन एग्जांपल का मतलब है कि यही चीजें आपके माइंड में क्लियर डाल रहा हूँ। 5 लाख में से 2 लाख आपने सेट ऑफ कराया तो अगले साल 3 लाख कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा सर, और इनकम से सेट ऑफ करा लो, है ही नहीं। अम्मा बाबा का एक ही घर है, उसको खूब सारा लोन ले रखा था अम्मा बाबा ने बनाने के लिए, अब इनकम लॉस हो गया, एचपी की प्रॉपर्टी में लॉस दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनएब्जॉर्ब लॉस बेटा ऐसे बोलते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप सिर्फ पीजीवीपी के केस में होता है, उसका नाम अनएब्जॉर्ब डेप है। अनएब्जॉर्ब लॉस किसी भी केस में, किसी भी लॉस को अनएब्जॉर्ब लॉस बोलते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, एड इनकम, वेदर इट इज फ्रॉम पीजीवीपी, वेदर इट इज फ्रॉम आपका एचपी, ठीक है। shall be carried forward to subsequent year subject to certain restrictions and conditions। certain restriction condition का मतलब ये चाहिए 4 साल, कहीं 8 साल, कहीं आप इस एक्टिविटी का सिर्फ इसी एक्टिविटी से करा सकते हो, आप इंटर हेड तो छोड़ो, इंट्रा हेड में भी आपके लिए कुछ वो है। ऐसे मानो जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने पेंट का बिजनेस से पेंट का बिजनेस सेट ऑफ करा हुआ है प्रॉफिट से, तो इस साल तो होने ही नहीं वाला, अगले साल ले जाऊंगा, तो इसीलिए कुछ ऐसे बिजनेस है, जस्ट एन एग्जांपल ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर कोई ओन करता है और मेंटेन करता है रेस हॉर्सेस को, तो उसके केस में अगर लॉस होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अदर देन लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। क्या मतलब है डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात है इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मतलब हम अपने हेड में हैं, हम अपने हेड में हैं, हम अपने हेड में हैं का मतलब क्या है बेटा, हम अपने हेड में है का मतलब क्या है बेटा सर, हम अपने हेड में है का मतलब सिंपल सा ये है कि मानो मेरी 3 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी में प्रॉफिट, 1 प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, तो मैं लॉस को उन 2 प्रॉपर्टीज के प्रॉफिट से लेस करा दूं, उन 2 प्रॉपर्टीज की इनकम से लेस करा दूं। इंटर हेड का मतलब है मानो मेरी प्रॉपर्टी के अलावा एक ही प्रॉपर्टी है, उसमें लॉस है, तो मैं अपने पीजीवीपी के पास जा रहा हूं, भाई तेरे पास प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करा दे, क्या आ जाओ। और इसको जब हम सेट ऑफ नहीं करा पाते इस साल, तो उसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस बोलते हैं, जिसको अनएब्जॉर्ब लॉस भी बोलते हैं। इस साल नहीं हो तो अगली साल हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ गए। कैरी लेते थे ना बचपन में, वो खाने वाली नहीं, हासिल। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड लॉस फ्रॉम ऑल सोर्सेज कवर्ड अंडर वन हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड इंट्रा हेड। भैया तू क्या बताएगा, मैं पता है, अभी भी सर ने बता दिया हमारे। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम अंडर वन हेड एंड लॉस फ्रॉम अनदर हेड ऑफ इज नोन एज इंटर हेड। ये इंटर बड़ा वर्ड है, जैसे गाड़ी होती है इंटरसिटी, जैसे आप कभी बार बास्केटबॉल खेलने गए होगे इंटर स्टेट, ऐसे ही हमारे 5 हेड हैं, जब एक हेड दूसरे हेड से बातचीत करता है तो ये बोलते हैं इंटर हेड। लॉसेस व्हिच कैन नॉट बी एडजस्टेड शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड एक्सेप्शन। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन का मतलब है आप सिर्फ 4 साल तक ही इसे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करा सकते हो, उसके बाद ये सेट ऑफ नहीं होगा। बहुत आराम से डिटेल में एग्जांपल्स दिए मैंने। सबसे पहले इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा एक ही हेड है, इंट्रा हेड है, मतलब यहां पर एग्जांपल के लिए मेरे 4 बिजनेसेस है, 2 में प्रॉफिट 2 में लॉस, 3 में प्रॉफिट 1 में लॉस, 1 में प्रॉफिट 3 में लॉस। 4 प्रॉपर्टी है, 3 में प्रॉफिट 1 में लॉस, 2 में प्रॉफिट 2 में लॉस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों खेल रहे हो, हमें अच्छी नहीं लगती थी मैथ्स। जस्ट एन एग्जांपल के मैं एचपी का लॉस एचपी के लॉस से ही सेट ऑफ कराऊं, मैं सीजी का लॉस सीजी के लॉस से ही सेट ऑफ कराऊं। सीजी का तो लॉस सेट ऑफ ही सीजी से ही होता है, सीजी का लॉस सीजी से ही सेट ऑफ होता है, यानी वो इंट्रा हेड जा ही नहीं सकता, वो इंटर हेड जा ही नहीं सकता सीजी। अभी बात है तो इंट्रा हेड की अगर हम बात करें तो हमारी 3 प्रॉपर्टी है, 2 में लॉस 1 में प्रॉफिट, 1 में लॉस 2 में प्रॉफिट, या 2 में प्रॉफिट 1 में लॉस, जस्ट एन एग्जांपल। तो इस तरीके की चीजों में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रा हेड खेलेंगे बेटा। When the net result of any source of income is loss, it can be set off against income from any other source। यानी अगर आपके 4 बिजनेसेस हैं, एग्जांपल के लिए स्टेशनरी, आपका क्या नाम है, फास्ट फूड, कोचिंग सर्विसेज, पेंट का बिजनेस, अंडर द सेम हेड सेक्शन 70 डील्स विद द सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स। सेक्शन 70 सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स, सोर्स की बात कर रहा था। सोर्स मतलब क्या होगा बेटा, इंट्रा हेड। क्या होगा बेटा, इंट्रा हेड। अभी अपने ही घर के अंदर घूम रहे हैं ये लोग। अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। यानी इनके केस में यहां पर आप भले ही इंट्रा हेड खेल रहे हो,
बट ये इसके पास जाना नहीं चाहिए, नहीं तो ताता हो जाएगी। बचपन में बोलते थे ना, इधर जाओगे तो ताता हो जाएगी। यानी अगर आप इंट्रा हेड हो, HP1 HP2 के पास जा रही है कोई दिक्कत नहीं, HP2 HP3 के पास जा रही है कोई दिक्कत नहीं, HP3 HP4 के पास जा रही है कोई दिक्कत नहीं, पेंट का बिजनेस कॉफी वाले बिजनेस में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, कॉफी वाला बिजनेस गारमेंट वाले में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, गारमेंट वाला कोचिंग में जा रहा है। बट आपके ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? अगर आप कैपिटल गेन के हेड में घूम रहे हो, आपके हेड का नाम है कैपिटल गेन, राजा का घर, ठीक है, ये घर होता है राजा साहब का, किंग। ये हर जगह भीख मांगने नहीं जाता बेटा, राजा जी जो है वो हर जगह भीख मांगने नहीं जाते, अपनी प्रजा की हेल्प करते, बोलते जिसको भी दिक्कत हो मेरे पास आ जाना, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहली बात, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, बट आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। नहीं, बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई की हेल्प कर सकता है, बट छोटा भाई बड़ा भाई की हेल्प चाहकर भी नहीं कर पाएगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। यानी अगर मेरे कोई शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स एग्जांपल के लिए 15 महीने पुराने और वो बिके और 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 50,000 का प्रॉफिट लेकर घूम ही रहा था, तभी मैंने एक जमीन बेची, उसमें मुझे 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, वो भी 25 महीने पुरानी थी। एग्जाम्पल आपको याद होगा ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग थी सर, 15 महीने पुराने लिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करेंगे, जो कि 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज कर रहे हैं। अब 1.5 लाख रुपए की मेरी जमीन है, 1.5 लाख रुपए का मुझे जमीन में लॉस हुआ, जो कि 25 महीने पुरानी है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं 50-50 हजार से, बट नेट रिजल्ट 1 लाख का अभी भी लॉस है। अब अगर मेरे पास 2 लाख का भी कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म, 1.5 लाख का भी है, 50,000 का भी है, 20,000 का भी है, मैं उसको इससे सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़े भाई का लॉस छोटा भाई नहीं झेलेगा, ऐसा बोल रहा है। However, short term capital loss can be set off against short term as well as long term capital gain। यानी अगर ये जमीन मैंने 23 महीने कम पर बेच दी होती है, 23 महीने की होती मेरी जमीन अगर, तो शॉर्ट टर्म होती, ये 1.5 लाख का लॉस होता, तो ये इधर से सेट ऑफ, सर ये तो वैसे भी हो रहा था। यानी जो 1 लाख रुपए फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बचता मेरा, तो वो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा लेते। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। क्या सर ये इंट्रा हेड की बात है? हाँ, ये इंट्रा हेड की बेटा, आपस में भी ये दोनों आपस में भिड़ेंगे नहीं। कौन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपस में भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संग भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संग भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, तो STCL वर्सेस STCG आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। LTCL वर्सेस LTCG कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। STCL सर क्यों रटा रहे हो बेटा? रट नहीं रहे हो, ये इलैबोरेशन हो रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिन पर MCQ आ सकते हैं आपके, STCL वर्सेस STCG, LTCL वर्सेस LTCG, STCL वर्सेस LTCG ऑल्सो, बट STCG इज नॉट, ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। चलिए, तो इंट्रा हेड है, बट सर्टेन एक्सेप्शन के संग वैसे तो एक दूसरे में सेट ऑफ कराओ, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं करा सकते, बस इतनी बात मानो। और इस कैपिटल गेन का कोई भी लॉस है, इस कैपिटल गेन के हेड का कोई भी लॉस है, चाहे STCL और LTCL, अगर वो नहीं सेट ऑफ हो पा रहा अपने हेड से, तो वो दूसरे हेड में नहीं जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड ही होगा। कितने साल तक आगे बात करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिए हुए बेटा, केस ए में 80,000 और केस बी में 90,000 का लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिए हुए 40,000 का, जो कि लॉस है। तो यहां पर ये सॉर्ट ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज LTCL, ये कहने को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गेन दिख रहा है, पर ये क्या LTCL कैन नॉट बी सेट ऑफ, LTCL कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट STCG। तो 80,000 का प्रॉफिट ही मानना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट अगर ऊपर वाले को, छोटे भाई को लॉस हो जाए STCL को, तो ये सेट ऑफ करके 30,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला जाएगा। क्लियर है कहानी? जी सर। सिंपल एक लास्ट बात याद रखनी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन नॉट बी गिवन क्रेडिट टू लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये बात लिखी मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉसेस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस
यानी अगर आपके बिजनेस दो टाइप के, अभी मैंने बात करी 4 टाइप के बिजनेस की, पेंट का बिजनेस है, कॉफ़ी का बिजनेस है मतलब फास्ट फूड का, कोचिंग का बिजनेस है और आपका स्टेशनरी का बिजनेस, तो चारों बिजनेस नॉर्मल बिजनेस मानते हैं, रेगुलर बिजनेस। बट अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस है, इसका लॉस आप पीजीवीपी के और किसी बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करा सकते। ये बोल रहा है लॉसेस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ ए स्पेकुलेशन। अरे स्पेकुलेशन क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, hedging contracts, forwarding contracts under the head of profit and gains of business or profession. However, loss from a non-speculative business can also be set off against income from speculation business. लॉस नॉन स्पेकुलेटिव का होगा तो वो यहाँ आ सकता है, बट स्पेकुलेटिव किसी के पास नहीं जा सकता अपना लॉस लेकर। यानी गलत काम करोगे, उसका अंजाम गलत है, तो कोई तुम्हें रास्ता दिखाने वाला नहीं है। काम अच्छे करो फिर भी अंजाम गलत हो जाएगा तो भी दुनिया तुम्हारे साथ है। स्पेकुलेशन बिजनेस, यहाँ पर डायरेक्ट नाम से आना बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस आपके, स्पेकुलेशन बिजनेस में देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है 80,000 का और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हो रहा है, यू कैन इजीली सेट ऑफ। बट स्पेकुलेशन बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है 90,000 का, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी इसको वर्ड नॉन स्पेकुलेशन की जगह लिख लो रेगुलर नॉर्मल। वो बिजनेस जो रेगुलर नॉर्मल है, अच्छे काम है, कहीं उनके लिए डेफिनेशन में स्पेकुलेशन वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आपका आएगा, बिकॉज आप उन वाले लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करा सकते, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं करा सकते आप। लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 33 एडी, ये गलत है शायद, 35 एडी होगा यहाँ पर, ठीक है 35 एडी होगा बेटा यहाँ पर। कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, हाउएवर लॉस फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस बेटा वही थी आपकी कोल्ड चेन फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, हनी बी वैक्स, हॉस्पिटल, होटल 3 स्टार वाला, वही सारे स्पेसिफाइड बिजनेस थे। लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग, ये भी बेटा आपके लिए क्या होता है, सिर्फ अपने ही सोर्स से एडजस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी एक्सेप्शन के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी नहीं हो सकता, इंट्रा हेड चल रहा है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग के अलावा आपकी कोई इनकम है तो आप उससे ओनिंग एंड मेंटेनिंग के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तीसरा, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस यानी रेगुलर बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। चौथा आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का, और इससे पहले वाला कौन सा था, हाँ स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाले के लॉस को भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। 4 एक्सेप्शनल है, इन्हीं पर एमसीक्यू बनता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं करा सकते, एक्सेप्शन है। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाला है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, और आपका चौथा अभी पढ़ा स्पेकुलेशन बिजनेस। चारों को याद रखना आपको। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ओनिंग एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट हुआ, रेंट फ्रॉम लैंड 20,000 रुपये का है, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट इसका, लॉस इसका। बट अगर इसका लॉस होगा तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा, हमने पहले ही मना किया था, घोड़े मत पालो, इनकी ओन और मेंटेन मत करो। अब प्रोविजंस प्रोवाइड रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉसेस, हाउएवर इनकम फ्रॉम एफर्सेट सोर्स is available for setting of loss from any other source under the same head। यानी सेम बात जो आप कर रहे हो, इसके इनकम से लॉस दूसरा सेट ऑफ हो सकता है, पर इसका लॉस हमारी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। कौन कौन सी 4 एक बार फटाफट से बोलेंगे सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ने घर पर आने नहीं दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ सकता है। दूसरा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस को 100% डिडक्शन ले लेते थे, तो स्टार्टिंग में लॉस हो रहा था तो था। अगर उनका कोई और प्रॉफिट वाला बिजनेस है तो उसकी इनकम को माइनस नहीं करा सकते यहाँ पर, नहीं तो क्या होगा, हर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस भी और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस दोनों खोलेगा। लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 कैन नॉट बी सेट ऑफ। भैया अगर एग्जेम्प्ट इनकम है कोई तो उसका आप लॉस यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, याद है आपको 30% स्टैंडर्ड 30% वाला टैक्स रेट वाला चाहिए, पढ़ा था हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, सेक्शन 58(4) यानी उसकी बात कर रहा है आपका अदर सोर्स के। 115 भी है इंटरनेशनल टैक्स। सिमिलरली सेट ऑफ लॉस इज नॉट परमिसिबल अगेंस्ट अनएक्सप्लेन्ड इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 68, 69, 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट, हुंडी, ठीक है। आप किसी पैसे के बारे में बता नहीं पाते हो, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो आपकी ही इनकम मान ली जाती है। तो इस ऐसे केस में क्या होगा
कि आप एक्टिविटी कर रहे हो मेंटेनिंग रेस हॉर्स की, प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉटरी इनकम है आपकी 20,000 रुपये, दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड है। अगर इनको लेकर लॉस हुआ तो आप उसको सेट ऑफ नहीं करा सकते। अब आप लॉस कर रहे हो फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, लेटिंग आउट फर्नीचर इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का दूसरा पॉइंट, तो यार लॉस हो रहा है 40,000 रुपये का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा 40,000 का ही लॉस हो रहा है और आप इससे सेट ऑफ करा लीजिए ये, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना, 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त आपका 90,000 रुपये का आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर, और 1,00,000 रुपये की आप 1,30,000 रुपये, इसका तो इसी से सेट ऑफ होगा। इनकम हो रही है 1,30,000 रुपये की, बट लॉटरी इनकम के लिए क्या इसके सामने भी कोई सेट ऑफ नहीं करा सकता, इसका तो लॉस सेट ऑफ होता ही नहीं है, इसके सामने भी कोई सेट ऑफ नहीं करा सकता। तो यहाँ 1,30,000 भले ही आपको लॉस हुआ है फर्नीचर वाले बिजनेस में, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में प्रॉफिट होता तो वो माइनस करा देती, बट ये आपको माइनस कराने नहीं देगी। यहाँ पर एक गड़बड़ी लग रही है मुझे, 20 की जगह 30,000 होना चाहिए, यहाँ पर 20 की जगह 30,000 होना चाहिए, क्योंकि 40,000 रुपये का, अच्छा इनकम की बात कर रहा है वो, ठीक है 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 बेटा, ये 20,000 रुपये की इनकम टैक्सेबल हुई है ये वाली, ठीक है, यानी ये 10,000 रुपये का इसको खा गया जैसे पहले खा जाता था, बट इसके सामने आप इसे सेट ऑफ, लॉटरी इनकम के सामने कोई भी आएगा वो मारा जाएगा, ठीक है, उसको रियायत नहीं मिलेगी। लॉटरी इनकम अपने आप में जिंदा घूमती है। इंटर हेड, जब हम अपने हेड से थक गए, अपने घर से थक गए भीख मांग कर, तो दूसरे घर में गए, तो हमारे केस में कुछ बातें बोली उन्होंने बोला आप इंटर हेड तो कर सकते हो, बट आपको कैपिटल गेन का कोई भी लॉस ही दूसरी जगह लेकर नहीं भागना है, क्योंकि राजा का घर है वो, किंग, तो दुनिया को मदद देता है, उसे मदद की जरूरत पड़ेगी भी तो भी वो अपने पास ही अपनी बात को रखेगा, दुनिया को बताएगा नहीं। पुरानी साउथ की मूवी थी, उसमें बोलता है कि पुलिस तो खुद हमसे मदद के लिए आती है। अगर हम उस बार, मूवी थी शायद मेरी जंग, वन मैन आर्मी, ठीक है, नागार्जुन की, तो उसमें बोलता है, जो विलन होता है राहुल देव, वो बोलता है कि अगर हम उनके पास अपने लिए मदद मांगने गए तो हमारी पावर घट जाएगी। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा ले, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा ले, फिर भी बचता तो कैरी फॉरवर्ड करे, किसी और के पास जाने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। हाँ, इंट्रा हेड में एक एक्सेप्शन थी जो आपको बता दी मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस है नहीं, वही वाली चीज जो ऊपर थी, ये भी जब अपने ही हेड में इज्जत नहीं है, अपने ही हेड में बोल रहे हैं भाई तू स्पेकुलेशन है, तू सट्टेबाज है, तू सट्टे और रट्टे अपने अलग रख, तू नॉन स्पेकुलेशन में मत ला, नॉर्मल बिजनेस रेगुलर बिजनेस में मत आ, स्पेकुलेशन बिजनेस को बोला अपने ही हद में रह तू। सेम स्पेसिफाइड बिजनेस, जिनकी अपने घर में इज्जत नहीं होती उनको दूसरे घर में भी कोई इज्जत नहीं देता। सिंपल बात याद रखो, कैपिटल गेन अपने घर में तो इज्जत खूब है, पर वो चाहते नहीं दूसरे मुझे इज्जत दें, मैं सबको इज्जत दूं, आइए हम आपके खाना नहीं खा सकते, आप हमारे आइए दावत पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नॉन स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन बिजनेस 35 AD और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनको बेटा सिंपल सा क्या है, अपने घर में इज्जत नहीं मिली तो दूसरे घर में भी नहीं मिलेगी। अब क्या है, नो एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल लॉस। अगर आपके बिजनेस और प्रोफेशन कौन से वाले, स्पेकुलेशन वाले या नॉन स्पेकुलेशन वाले, 35 AD वाले या अदर देन 35 AD वाले, सिंपल लिख लो अदर देन, याद भी रहेगा 35 AD और स्पेकुलेशन, इनके अलावा सारे बिजनेस, इनके अलावा सारे बिजनेस बेटा क्या होते हैं, नॉर्मल बिजनेस होते हैं, अदर देन 35 AD। और 35 AD से ऐसी कोई नफरत नहीं है, बट 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस अपनी 100% डिडक्शन लेने की कोशिश करता है, तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने ही बिजनेस से सेट ऑफ करा सकता है स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से। मतलब आपका एक होटल है और एक 3 स्टार होटल है और एक हॉस्पिटल 100 बेड्स का, तो आपस में लॉस प्रॉफिट सेट ऑफ करा लो। बट आप अगर दूसरे हेड के पास जाओगे, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के पास जाओगे, स्टेशनरी की शॉप है या आपका मानो कोई कैफे है, ठीक है, मतलब 3 स्टार वगैरह नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो नो एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल लॉस विद सैलरी। सैलरी के पास पीजीबीपी कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो नौकरी करते हैं मालिक लोग, उनसे उनकी तनख्वाह पूछने नहीं जाते हैं, ठीक है, जानी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। तो सैलरी के पास पीजीबीपी कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीजीबीपी भी अपने आप में राजा टाइप का होता है। राजा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि राजा तो कैपिटल गेन को बोला है, जो बिना मेहनत के इन्वेस्टमेंट कर कर कमाता है। पीजीबीपी अपने आप में एक टशन वाला आदमी होता है, ठीक है। पीजीबीपी के लिए मैं नाम ले लूँ, शाहरुख खान होता है, ठीक है। फेवरेट एक्टर है आपका? नहीं है, फेवरेट एक्टर नहीं है। शाहरुख खान जनरली ऐसा माना जाता है टॉप का बिजनेसमैन है, तो वो अपनी किसी और हेड, मतलब सैलरी में अगर कहीं से उसको इनकम हो रही है, किसी का नौकरी कर रहा है,
ठीक है, शाहरुख खान जो है कुछ काम धाम ना कर रहा है ऐसा, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में, तो अपने ही वहां से सैलरी ले रहा है, तो अपना लॉस को वहां सेट ऑफ कराने नहीं जा सकता। शाहरुख खान की कंपनी का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। मैक्सिमम लॉस ऑफ 2 लाख अंडर सेक्शन IFHP इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी एडजस्टेड विद अदर हेड्स ऑफ इनकम। सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लॉस आप इसको अदर हेड से करा सकते हो, मतलब HP PGVP के पास भी जा सकता है, सैलरी के पास, CG के पास और अदर सोर्स के पास कहीं भी जा सकता है, पर सिर्फ 2 लाख तक का लॉस लेकर, 2 लाख तक का, इससे ज्यादा नहीं। तो 6 एक्सेप्शन दी। जिनकी अपने घर में इज्जत नहीं, उनकी दूसरे घर में भी इज्जत नहीं है, दैट इज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, 35 AD और स्पेकुलेशन सट्टेबाज। अपने घर में इज्जत तो बहुत है, पर अपने घर में ही रखनी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, आपस में आपका सेट ऑफ बनता है तो बनता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पास सेट ऑफ कराने नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर कोई लॉस बचता है आपका LTCL या STCL, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करो, किसी और के पास मत जाना। 35 AD स्पेकुलेशन इन ऑनिंग एंड मेंटेनिंग सेम था। PGVP सबके पास जा सकता है, सैलरी के पास नहीं जा सकता। प्रॉफिट वाला केस सबके पास जा सकता है, सैलरी के पास नहीं जा सकता। बोलता है हम, बोलना नहीं चाहिए ऐसा वर्ड, पर हम नौकरों से बात नहीं करते, ठीक है। मालिक जो जनरली होते हैं, हम नौकरों से बात नहीं करते, ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत गंदी बात है, ठीक है। वो हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो PGVP बोलता है हम नौकरों से बात नहीं करते, मतलब बात अपनी ही कर रहे हैं। सैलरी भी तो खुद ही कमा रहा है, किसी और के दूसरे की सैलरी से थोड़ी ना एडजस्ट कराने जा रहा है, सैलरी भी तो खुद ही कमा रहा है। एग्जाम्पल ले लूँ सर मैं, मजा आ जाएगा। सर मानो ये एक सर है जो स्कूल में जॉब करते हैं एज ए टीचर, प्राइवेट टीचर, उनकी 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। सर कहाँ होती है प्राइवेट टीचर की, हमने मूवी देखी है 2 दूनी 4, 6 लाख रुपए की इनकम। सर ने कोचिंग सेंटर खोला, पर बच्चे जो है पढ़ पढ़ कर फीस लेकर भाग गए, नोट्स वोट्स लेकर, रेंट वेंट सर के ऊपर खूब चढ़ गया, और सर को 2 लाख रुपए का लॉस हो गया यहाँ पर बिजनेस में, कोचिंग सेंटर वाले में। सर कोचिंग वालों का कभी बिजनेस में लॉस नहीं होता, आप कैसा एग्जाम्पल ले रहे हो? अरे यार ये सर सीधे थे ना बहुत, 3-3 4-4 महीने तक फीस नहीं मांगते थे बच्चों से, नोट्स वोट्स बच्चे किताबें सब लेकर भाग गए इनकी। तो यहाँ पर आप 6 लाख में से 2 लाख माइनस नहीं करा सकते, 4 लाख नहीं ले सकते, आपको 6 लाख ही लिखने पड़ेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि 2 लाख का लॉस आप HP से सेट ऑफ करा लो, IFO से सेट ऑफ करा ले, CG से सेट ऑफ करा लो, सैलरी से मत कराना, क्योंकि सर की इनकम सैलरी की एज इट इज टैक्सेबल होगी। वो अलग बात है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन या जो कुछ भी आप बोलोगे। Where in respect of any assessment year, the net result of any head of income is a loss, the same can be set off against the income under any other heads for the same assessment year subject to the following exception। यानी एक दूसरे से sort ऑफ करा सकते हैं एक्सेप्शन के साथ। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। मैंने पहले बोला था राजा का घर है, ये कहीं और नहीं जाएगा, वो एक्सेप्शंस को एक संग पढ़ा रहा है। लॉस अंडर एनी अदर हेड बिजनेस लॉस शैल बी अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। मतलब किसी और का लॉस हो रहा है तो वो आ जाता है यहाँ पर, HP आ जाता है 2 लाख रुपए तक का लॉस लेने। कैपिटल गेन के पास PGVP का लॉस आ सकता है, बस वो 4 नहीं होने चाहिए, 35 AD स्पेकुलेशन वाला, ठीक है। चलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 80,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस है 60,000 रुपए का। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 80 में से 60 आराम से जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर सकता है। 80,000 में से 80,000 में से बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर सकता है ना? हाँ सर कर सकता है। तो सिर्फ 20,000 रुपये का गेन रह गया, जो कौन सा वाला है बेटा, LTCG या STCG? सर LTCG, क्योंकि STCG नहीं है, CL है यहाँ पर। तो 20,000 रुपये का आपका लॉस है, गेन है। अब हाउस प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, ये आई भागी भागी, बोली मेरा जो है रेंट की वजह से मुझे लॉस हो गया है, आप जो समझिए मेरी बात को। तो मैंने कहा क्या है दिक्कत है तुमको, बताइए मुझे। बोला आप तो किसी के पास जाते नहीं मदद के लिए, हम आपके पास आने, कोई बात नहीं आपका लॉस सेट ऑफ करा सकते हैं। बट अगर बेटा एग्जाम्पल के लिए मानो यहाँ पर प्रॉफिट 2,20,000 होता और लॉस भी 2,50,000 होता, तो क्या मैं पूरा 2,50 लॉस माइनस करा देता, 2,20 माइनस कराया था? नहीं सर, सिर्फ 2 लाख तक, फिर 20,000 रुपये की हमारी इनकम मानी जाती। पड़ोस में सर 90,000 रुपीज का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, 30,000 रुपये का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। यानी अगर यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता तो भी आप सेट ऑफ नहीं करा सकते, क्योंकि LTCL कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट STCG। LTCL कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट STCG। अब 1,30,000 की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 1,30,000 की 1,30,000, क्योंकि ये मदद के लिए किसी और के पास गुहार नहीं लगा सकते। ये अपना 90 और 30 पोर्टलियो बांधकर अगली साल का इंतजार करेंगे, अगली साल जमीन शेयर्स बेचेंगे अच्छे दामों पर, गेन होगा तब सेट ऑफ करा लेंगे, फिर वही सेट ऑफ के वही रूल लगेंगे फिर। जी सर चलिए, लॉस ऑफ अ स्पेकुलेशन बिजनेस। लॉस जो है स्पेकुलेशन बिजनेस की बात कर रहा है ये,
अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यू टू स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन। मतलब स्पेकुलेशन सट्टेबाजों से दोस्ती करेंगे। लॉस अंडर एनी अदर हेड, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ ए स्पेकुलेशन। अगर आपके स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है तो आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वहां पर जाके सेट ऑफ करा सकते हैं। लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 33 AD। बार बार 35 की 3 क्यों आ रहा है यार? कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम टैक्सेबल अंडर दैट। पूरा बेटा पढ़ा चुका हूँ, जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके केस में लिखा हुआ है। यहाँ ओनिंग एंड मेंटेनिंग पूरा पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ टैक्स पॉइंट देख लेते हैं। अब प्रोविजन प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉसेस, हाउएवर इनकम फ्रॉम अफॉरसेड सोर्स इज अवेलेबल फॉर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर एनी अदर हेड। मतलब इनसे रिलेटेड इनकम अगर हो रही है, कैपिटल गेन में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल, जैसे अभी एचपी के लॉस को सेट ऑफ कराया, और भी कोई लॉस है तो आ सकती है, बट इनकम, इनके लॉसेस, मतलब इनके दुख कोई और नहीं सुनेगा, ये सबके दुख सुनकर उनके दुख कम कर देते हैं। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 2 लाख से ऊपर का लॉस बेटा आपको सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिलेगा विद अदर हेड्स ऑफ इनकम। यानी अपने हेड के अंदर तो भैया 5 लाख का भी हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे हेड के पास, दूसरे के सामने रोना तो सही, पर इतना मत रोना कि उसे आंसू आ जाए, वो अपना गला दबा ले, सुसाइड कर ले। सिर्फ 2 लाख तक का हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट एंड गेन से 2,80,000 रुपए का, और लॉस हाउस प्रॉपर्टी का 20,000, कोई दिक्कत नहीं है। 2,60 दो, जब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2,50,000 के आसपास का, मैंने बोला था 2,20 तक का सेट ऑफ नहीं करा सकते हम, सिर्फ 2 लाख तक का। 2,80 या 2,30, सिर्फ 2 लाख तक का, यहाँ पर 80,000 एग्जाम्पल्स के रूप में मैंने आपको चीजें नोट करा रखी है। लॉस अंडर दैट पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर दैट सैलरी। मैंने बोला था ना, बड़े लोग नौकरों से बात नहीं करते, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ये अपनी बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा, खुद ही नौकर है, खुद ही मालिक है। अंकल थे ना कोचिंग वाले अभी, जी सर, सर अंकल सर बोल रहा हूँ, इसके बाद तो पढ़ाई चुका हूँ। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी के सामने कोई भी आएगा मारा जाएगा, ये लॉटरी किसी को रियायत नहीं देने वाली है, ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है। बात करें एग्जाम्पल की, तो सैलरी के बाद मानो एक 20 है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 50,000 का माइनस का, पर ये सेट ऑफ कराने की इजाजत नहीं देगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपए की है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, यानी 20-20 माइनस हो सकते हैं, माइनस का 30 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसको 8 साल तक, जो भी केस है आगे पढ़ेंगे। यानी ये सैलरी पूरी की पूरी एक 20, जैसे अंकल की तो कोई और इनकम ही नहीं थी, 6 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख की सैलरी मिलती थी और 2 लाख का लॉस हो गया था कोचिंग में, तो 2 लाख के लॉस को उन्होंने सेट ऑफ कराने की इजाजत नहीं मिली, 2 लाख के लॉस को सेट ऑफ कराने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि और कोई इनकम नहीं थी, उनकी सिर्फ सैलरी की थी। या एचपी की, तो एचपी का 20,000 रुपए तक का लॉस उन्होंने माइनस करा दिया है, पीजीपी का 20,000 रुपए का तक का लॉस माइनस करा दिया एचपी से। नेक्स्ट, सैलरी के 1,20,000 की इनकम है, बट यहां भी दोनों लॉस है। सर अब क्या कॉन्सेप्ट है, ये फिर 1 लाख क्यों हो गया, क्योंकि इसका लॉस इसने सेट ऑफ करा लिया। अच्छा सर ये कहानी है, जो बेटा लिखा हुआ है सिर्फ उन पर फोकस करो, और क्वेश्चन करोगे आपसे डेफिनेटली एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डीपीपी में भी जैसे डाले वैसे ही एग्जाम में आते हैं, जैसे एमसीक्यूज में कराऊंगा वैसे ही एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर से तो फ्री के नंबर है 4-5 आपके, 4 से 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन और 1-1 नंबर के एक आध एमसीक्यूज फ्री के नंबर है। इस चैप्टर को मत छोड़कर जाना प्लीज़। अगर आपको पिछला वाले में डर भी लग रहा था तो भी इस चैप्टर को कर चले जाना, नंबर अच्छे आएंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या है, यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं कि आप जो चीज़ें बस गिनी चुनी पॉइंट पर वो याद रख लो कि ये सेट ऑफ नहीं करा सकते आप। यहाँ पर कहानी क्या है, एचपी को लॉस हुआ तो वो एसएलवी के पास जा सकता है, सीजी को लॉस हुआ तो कहीं जा ही नहीं सकता, अदर सोर्स में लॉस होता ही नहीं है, बिजनेस का लॉस सैलरी के पास जा नहीं सकता, इसलिए 1 लाख रुपए आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरी का मतलब होता है सर आप कैरी कर कर लेकर जा रहे हैं, यूं कर कर, इस साल आपकी व्यवस्था बनी नहीं तो आप अगली साल लेकर जा रहे हैं, तो जब अगली साल ले जाएंगे तो कहानी क्या होगी देखो। इन केस वेयर इनकम ऑफ एन असेसमेंट ईयर इज इनसफिशिएंट, इंट्रा हेड हो या इंट्रा हेड हो। इंट्रा हेड कब कब हो सकता है सर, जब सीजी का आपस में लॉस हो और वो किसी और के पास जा नहीं सकते, सैलरी में जनरली लॉस होता नहीं है। पीजीबीपी के लॉसेस को 3 पार्ट्स में डिस्क्लोज किया गया है कि भैया अगर आप 35 AD वाले बिजनेस करना चाहते हो या आप स्पेकुलेशन करना चाहते हो तो आपस में सेट ऑफ कराना अपने ही सोर्स से, इंट्रा हेड भी नहीं और इंट्रा। आपके पास कोई आता है मदद मांगने, अपने दुख बताने, तो आप उन्हें माइनस करा सकते हो, एचपी हो, अदर सोर्स का लॉस हो या कैपिटल गेन का लॉस हो। वो तो कैपिटल गेन नहीं जा सकता सर, कैसी बात कर रहे हैं, एचपी हो या अदर कोई अदर सोर्स ऑफ बिजनेस इसके लॉसेस हो, स्टेशनरी का बिजनेस है, कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, तो आपके पास आके माइनस करा सकते हैं। इसका मतलब आपको इस साल ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस हुआ और आपका दूसरा ओनिंग एंड मेंटेनिंग का अगर कोई बिजनेस है तो उससे माइनस नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करोगे, जी सर। आपका अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो अगर आप
माइनस करना नहीं पाए तो अगली साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। आपका कोई स्पेकुलेशन सट्टेबाजी का बिजनेस है तो आप ओनिंग एंड आप उसे सेट ऑफ कर नहीं पाए तो कैरी फॉरवर्ड करोगे। देन सच लॉस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ can be carry forward to a subsequent assessment years for set off against income of such subsequent years. However, all losses cannot be carry forward. सभी losses को आप carry forward नहीं कर सकते। ये loss under the head income from other source other than loss from activity of owning and maintaining. other than का मतलब क्या, इसको carry forward कर सकते हो आप। सिंपल बोलो, इस वाले को एक तो तुम सेट ऑफ नहीं कराने दे रहे किसी और से, तो अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, केवल ओनिंग एंड मेंटेनिंग को छोड़कर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर लॉटरी वाले के लिए क्या बात है भैया? लॉटरी वाले केस में लॉस होता ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है और उसके सामने किसी और की लॉस को भी सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। तो लॉस अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 71B बोलता है भाई 2 लाख तक का इस साल तक आप इंटरएड कर लो, बाकी आप आगे चले जाओ। आगे कब तक जाओगे देखा जाएगा, आगे लिखी है बात। लॉस अंडर दैट पीजीबीपी अदर देन स्पेकुलेशन लॉस, वैसे स्पेसिफाइड भी आएगा यहाँ पर। स्पेकुलेशन लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैपिटल गेन का तो करना ही मजबूरी है। से इन सब को कर सकते हैं का मतलब है इनका लॉस कैरी फॉरवर्ड ही होगा। रीजन क्या है? आप तो घर में तो इज्जत दे नहीं रहे, तो कम इतनी समय तो दो, मैं क्या हम इज्जत बना लें? घर में इज्जत दे नहीं रहे आप किन किन को, ना ओनिंग एंड मेंटेनिंग को, ना स्पेसिफाइड को, ना स्पेकुलेशन को। तो इनसे बोला गया है कि तुम अगली बार अपनी इज्जत बनाना। कितना, किसी को 4 साल का टाइम दिया, किसी को 8 साल का टाइम दिया, जिस जैसा दिल है इनकम टैक्स, इनके पापा का वैसा दिल, ठीक है। तो इन लोगों को आप अगली साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने कितने साल तक आगे लिखिए। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो 2 लाख रुपए तक तो दूसरे हेड से सेट ऑफ कराने की इजाजत दे दी, चाहे वो सैलरी हो, पीजीबीपी हो, कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स हो। 2 लाख तक आप सेट ऑफ करा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एचपी का लॉस, इसलिए ज़्यादा घर बनते हैं। इसलिए आप देखते हो एक आदमी 4-4 5-5 घर ले लेता है, किराएदार रखता है नहीं रखता है, वहाँ उसे इंटरेस्ट पर ले लेता है, बोरोड कैपिटल, जिससे टैक्स प्लानिंग होती है इतनी कर रही है, हमें तो पता ही नहीं था। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर दैट सेम हेड ओनली। अरे सर ये क्या, अभी तो आप बोल रहे थे किसी से भी, बेटा सेट ऑफ किसी से भी करा सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपका एक ही मौका है कि आप सिर्फ एचपी से ही कराओगे। ऐसे तो आप जिंदगी भर टैक्स ना देने की ठान लोगे। ऐसे तो आप, अगर ऐसा हो कि आपकी एक जगह से सैलरी फिक्स है, अब हाँ एचपी का लॉस बनाए जा रहे हो, हर साल घटाए जा रहे हो, एक बार पारी आगे बढ़ गई, सेट ऑफ की जगह कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आपको फिर अपने ही दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। पीरियड फॉर विच कैरी फॉरवर्ड शैल बी अलाउड, 8 साल दिए भैया, इतने साल में आप अपना सेट ऑफ करा लो। यानी अगर कोई लॉस आपको प्रीवियस ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24 में हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर 22 में 8 जोड़ोगे 30 और 23 में 8 जोड़ोगे 30-31 और 31-32 तक आप इसको सेट ऑफ करा सकते हो। यानी प्रीवियस ईयर 22-23 की अगर मैं बात करूं तो 8 साल पीछे चला जाऊं, तो अगर कोई लॉस मुझे 16-15 14-15 में भी हुआ है तो भी मैं उसको सेट ऑफ करा सकता हूँ। यानी असेसमेंट ईयर 15-16 का लॉस में सेट ऑफ करा सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर करके यहाँ सेट ऑफ करा सकता हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन व्हेन अ बिलेटेड रिटर्न, इसके केस में होता है रिटर्न टाइम पर नहीं बढ़ा। अगले से अगला चैप्टर हमारा रिटर्न फाइलिंग वाला है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न टाइम पर नहीं भरा तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिटर्न टाइम पर नहीं भरोगे, सिर्फ इसी के केस में बेटा, सिर्फ एंड में समरी है पूरी कि रिटर्न टाइम पर नहीं भरा तो भी आप 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेट ऑफ सिर्फ किससे कराओगे? सेम हेड ओनली। यानी अगेन कहानी फिर कैसी हो जाएगी? इंट्रा। सर फिर 2 लाख वाली कंडीशन है क्या? नहीं, सिर्फ 2 लाख वाली तो बेटा सेट ऑफ के लिए, इंटर हेड के लिए, दूसरे हेड में जाने के लिए। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ बिजनेस अदर देन स्पेकुलेशन लॉस, बार बार इसको क्यों बोलता है? कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेन अंडर द सेम हेड। ये सेम हेड में ही सेट ऑफ होगा, फिर हर कोई सेम हेड में ही सेट ऑफ होगा, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो। फॉर दिस पर्पस बिजनेस प्रॉफिट इंक्लूड्स बिजनेस डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी बट द असेसेबल अंडर द हेड PGBP. Dividend income when shares are held as stock through taxable under the head income from other source, but business loss can be set off against such income. Business loss इससे set off हो सकता है, सिर्फ सैलरी से नहीं हो सकता। पीरियड फॉर विच कैरी फॉरवर्ड शैल बी अलाउड, अगेन 8 साल, इनकम टैक्स का फेवरेट है बेटा 8 साल, ठीक है। तो एग्जांपल दिया जो मैंने दिया आपको कि असेसमेंट ईयर 23-24 का लॉस अगर आप कर रहे हो तो कितने पुराना असेसमेंट? 15-16, यानी प्रीवियस ईयर 14-14 का कैन नॉट बी सेट ऑफ। क्यों भैया, 8 साल सही तो है। अच्छा 7 साल, ठीक है 1 साल पुराना वाला लॉस, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजर ऑफ बिजनेस ड्यू टू स्पेसिफाइड रीजन। अगर आप अपना बिजनेस बंद कर देते हो किसी वजह से, तो वेयर लॉस रिमेन अनअब्सॉर्ब्ड, लॉस है बेटा, अनअब्सॉर्ब्ड अप नहीं है। तो अगर आपका लॉस किसी वजह से आपने बिजनेस बंद कर दिया है इसकी वजह से, तो सच बिजनेस इज री एस्टेब्लिश्ड, अगर दोबारा से बना रहे हो तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट लॉस ऑफ सच बिजनेस इंक्लूडिंग पास्ट एलिजिबल लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड शैल बी एडजस्टेड। भैया ऐसी बात बताने की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सेट ऑफ लॉस रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस अगेंस्ट डीम्ड प्रॉफिट्स, ठीक है, वेयर एनी पार्ट ऑफ लॉस नॉट बीइंग ए स्पेकुलेशन लॉस व्हिच अराउज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिमेन्स अनअब्सॉर्ब्ड इन द प्रीवियस ईयर। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सच लॉस शैल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। बेटा ये सारी चीजें आपके फाइनल लेवल की हैं, इनमें इसका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर टाइम टू टाइम एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ LTCG LTCL से क्वेश्चन आता है, STCG STCL का क्वेश्चन आता है, STCG LTCL का क्वेश्चन आता है, जो कि सेट ऑफ नहीं होगा। ये कहानी है, बिजनेस को जरूरत नहीं है को कंटिन्यू हो फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन टाइम हो, क्योंकि जैसे HP में था, ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन इंडेफिनिटली पीरियड तक कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट लॉस कैन बी सेट ऑफ, ठीक है, एक बार इनको देख लेंगे। करंट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन सबसे लास्ट में, किसी काम का नहीं, MCQ टाइप का क्वेश्चन है इसमें। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD, ठीक है, इतनी देर से 33 AB आ रहा था क्या कुछ, एक मिनट चेक कर लो यार, सेक्शन में गड़बड़ी तो नहीं हो गई है जहाँ मैंने ठीक किया था, 35 किया था, नहीं किया था, 35 AD तो सही है, 33 देखा था मैंने कहीं पर, हाँ 35 AD बेटा सही है आपका, कई जगह पर वो गलती से AB लिख दिया है उन्होंने, वो 33 लिख दिया AD की जगह, 35 की जगह। चलिए सर, छोटे छोटे पॉइंट इनको फटाफट से कर लेते हैं कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब वही कोल्ड चेन फैसिलिटी, 3 स्टार होटल वगैरह वाले, तो वो उसी से ही सेट ऑफ होंगे और कैरी फॉरवर्ड होंगे। एसएससी मस्ट बी सेम मून कट द लॉस, बिजनेस लॉस कैन बी कैरवर्ड फॉरवर्ड मस्ट अगेंस्ट द सेम, बट अमलगमेशन के केस में अमलगमेटेड कंपनी कर लेगी, कंपनी का केस अपने में आता नहीं, इंडिविजुअल के आते हैं। सक्सेशन के केस में रिजल्टिंग कंपनी कर लेगी, इनहेरिटेंस के केस में बंदा जो बचेगा वो कर लेगा, डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी कर लेगी। पढ़ने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग केसेस लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड, ये जो पॉइंट चीजें है ना वो आपको जरूर देखनी। अगर एक बिजनेस है HUF का, वेयर द बिजनेस ऑफ द HUF इज टेकन ओवर बाय द कर्ता ऑफ HUF, यानी इस वाले केस में बिजनेस आप कैरी लॉस कैरी फॉरवर्ड। प्रॉपर्टीशिप बिजनेस टेकन ओवर बाय फॉर्म इन विच द प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द पार्टनर, मतलब अब प्रॉपर्टीशिप बिजनेस क्या बन गया, पार्टनरशिप बिजनेस किया, तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉर्म जो है अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, अनदर फॉर्म जो है टेकन ओवर बाय द पार्टनर ऑफ द फॉर्म, तो इस वाले केसेस के लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन, इसके लिए पीरियड बताऊं जिस तरह इनडेफिनेटली पीरियड, मतलब आप जिंदगी भर तक अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन को क्लेम कर सकते हो। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन क्या होता है, जब हमारे बिजनेस के अंदर इतना भी प्रॉफिट ना बचे, यानी हम लोग सारे एक्सपेंसेस को पे कराने के बाद 5 लाख का खर्चा लेते हैं बट उसमें से डेप नहीं घटाया हमने, तो इसको तो बोलते हैं बिजनेस लॉस। अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन और घटा दूं 10 लाख रुपए का, तो 15 लाख का हो जाएगा लॉस, पता होगा ना आपको, रेवेन्यू माइनस इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे माइनस करते हैं, डेप मत घटाओ, अलग से डेप को लिखो 10 लाख रुपए, अगर इसके संग जोड़ दिया तो उसका नाम हो जाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप। इस अनएब्सॉर्ब्ड डेप को आप अलग से लेकर चलोगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑन अब्सॉर्ब्ड डेप शैल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 32(2) एंड नॉट बाय सेक्शन 32, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए कहानी 32 में लिखी है, which cannot be fully absorbed in any previous year, there being no profit or gain chargeable to that previous year, the profit or gains chargeable being less than the amount of depreciation, मतलब जब आपका प्रॉफिट इतना कम है कि डेप्रिसिएशन उससे भी ज्यादा है तो वो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का रूप ले लेगा। अलाउंस ऑफ द पार्ट ऑफ अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच रिमेन्स अनएब्सॉर्ब्ड शैल बी added to the amount of the depreciation for the following previous years deemed to be the depreciation allowance for the previous year, यानी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पर नोट आ सकता है कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता क्या है। जब हम अपने डेप्रिसिएशन को अपने प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं कर पाते तो उसका नाम हो जाता है बेटा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जब हम अपने प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर पाते तो उसका नाम हो जाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। चलिए सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एक सिंपल टेक्स्ट पॉइंट लिख दूं, यहां पर लिखा होगा कहीं ना कहीं एनी नंबर ऑफ ईयर्स, यानी इनडेफिनेट पीरियड। क्या है ये,
इंडेफिनेट पीरियड। इनकम अंडर दैट सैलरी यहां पर नहीं ले जा सकते जब इनके पापा को नहीं आने दिया हमने, किनको, पीजीवीपी के लॉस को, तो यहाँ ये भी नहीं आ सकता क्योंकि सैलरी फिक्स्ड इनकम होती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स, ये आपको पता ही है, इन्होंने तो किसी को अपने सामने नहीं खड़ा होने दिया, मोहल्ले की वो भाभी हैं जो किसी को नहीं देखती हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वाज ओरिजिनली कंप्लीटेड इज नॉट कैरीड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब भले ही आपका बिजनेस बंद हो चुका, खत्म हो चुका, कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द इनकम हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन टाइम। यानी जिस तरह एचपी का आपने इनकम रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया था तब भी लॉस सेट ऑफ कराने को, कैरी फॉरवर्ड कराने की इजाजत थी। सेम केस आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए भी है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस, यहाँ पे 4 साल लिखा होगा कहीं पर, तो उसको मैं सेट ऑफ लिख कर दे रहा हूँ आपके लिए। स्पेकुलेशन की डेफिनेशन है भैया, स्टॉक एंड शेयर पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग खेलते हैं, ठीक है। ये स्पेकुलेशन की डेफिनेशन है। जो काम की बात है उसको हम लिख ले रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड शेल बी अलाउड 4 असेसमेंट ईयर तक, सिर्फ कितना है बेटा, 4 साल तक। जिस तरह एचपी का 8 साल तक, बिजनेस के लिए 8 साल तक, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए जिंदगी भर है, इस तरह सिर्फ सेट ऑफ जो इनका कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितने दिन तक होगा, सिर्फ 4 साल तक होगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हैं आपके कि भैया इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम स्पेकुलेशन बिजनेस मस्ट बी कंटिन्यूड इन द ईयर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस इट इज डिटरमाइंड इन परसुएंस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाई विद इन टाइम। इसके लिए रिटर्न फाइलिंग करना टाइम पर जरूरी है क्योंकि आप सट्टेबाज हो। डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, इसको हम लोग स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं बोलते, डेरिवेटिव ट्रेडिंग को इतना डीपली जाएगा नहीं। टैक्स पॉइंट सिंपल सा क्या है कि आप टाइम पर रिटर्न भर देना और जो है कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 साल तक का मौका है। इलीगल स्पेकुलेशन बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम इलीगल स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लिख रखे हैं आपके लिए मैंने। कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस कौन होती है सर, कैपिटल गेन वाली लॉस, क्योंकि ये कहीं और जाएंगे नहीं सेट ऑफ करने, इंटरहेड है नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होंगे बेटा, क्या होंगे ये, कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर दैट सेड वेड, वो तो सभी लोग हैं, एचपी में ही है अब इज्जत से। लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट इनके लिए भी कितनी टाइम दिया, 8 साल। यानी एचपी के लिए 8 साल, पीजीवीपी के लिए 8 साल और कैपिटल गेन के लिए भी 8 साल दिए हैं। चलिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस इज, अगर टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दिया जाएगा। बाकी सारी बातें सिंपल रीड वाली है। कैरी फॉरवर्ड इज ऑलवेज फ्रॉम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, क्योंकि इनको भी मना किया गया था, तो इनके लिए भी 4 साल। किन के लिए 4 साल, सट्टेबाजों के लिए 4 साल, घोड़ेबाजों के लिए 4 साल, ठीक है, सट्टेबाजों के लिए और घोड़ेबाजों के लिए। बाकी एचपी है 8 साल, कोई दिक्कत नहीं, इज्जत से बिजनेस करते हो कोई दिक्कत नहीं है। और आप कैपिटल गेन वाली इनकम कमाते हो तो आप भी इज्जतदार आदमी, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेकुलेशन का लॉस करते हो तो बेटा सिर्फ 4 साल, स्पेकुलेशन का लॉस करते हो सिर्फ 4 साल। रिटर्न टाइम पे फाइल करना इनको भी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इतना छोड़ दे रहे हो आप, हाँ बेटा, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं, सिंपल आपके लिए ये है। टू क्लेम बेनिफिट द रिटर्न लॉस मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम। सिर्फ किसके लिए नहीं था सर, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्ट के लिए अगर आपका पड़ा हुआ है, और एचपी के लॉस के लिए। अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द एसेसी इन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस क्यों होता है, एक्सपेंडिचर किया नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रेस हॉर्स। अगर आपने कोई खर्चा किया है घोड़ा पालन के लिए, घोड़ों को दौड़ाने के लिए, लेस इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, जो पैसे दे गए उसमें, अब आपको क्या होगा, लॉस। तो इस लॉस को आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि आप इस लॉस को या तो इसी के बेसिस पर सेट ऑफ करा सकते हो। स्टेक मनी क्या होती है, मीन्स द क्रॉस अमाउंट ऑफ प्राइज मनी रिसीव्ड ऑन अ रेस हॉर्स बाय द ओनर, जो पैसा मिलता है इनको, तो इसको बट खर्चा बहुत ज्यादा होता है। बट अगर कभी इनकम होती तो ये तो किसी और को सेट ऑफ कराना है, दुख में सब साथी सुख में ना कोई, इनके दुख में कोई और साथी नहीं है, इन्हें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगली साल जब भी इन्हें प्राइज मनी अच्छा खासा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तो अपना सेट ऑफ करा सकते हैं। चलिए, वेयर अ चार्ज चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द प्रोप्राइटरशिप लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया, जो मर गया उसको जाने दो। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अरे सर ये सब तो अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं मैं, हाँ चलिए। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस इन केस ऑफ कंपनी, बेटा फाइनल का टॉपिक है, एग्जाम में चांसेस इसके कम है, बट अपने में जो कंपनीज का छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है उसके लिए थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं हम लोग। फाइनल का टॉपिक है पूरा, क्योंकि कंपनीज का कंप्लीट असेसमेंट वहीं पर है। हमारे केस में छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, बहुत बड़े केस पर कंपनीज नहीं है, कंपनीज में किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए जाते हैं कुछ भी।
तो इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट, मतलब सिंपली प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। Startup company low loss can be carry forward and set off against the income of the previous year unless at least 51% of the voting power of the company are beneficially held on the last day of the previous year in which loss is sought off to be set off। ठीक है, तो इस केस में सिंपल टैक्स पॉइंट है, असेसी मस्ट बी कंपनी इन पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, क्लोजली हेल्ड। 51% इक्विटी जो होनी चाहिए वो सेम पर्सन के हाथ में होनी चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस इन विच लॉस सच अकर, ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस इज सॉट टू बी सेट ऑफ, मतलब उसी के हाथ में 51% कंडीशन लगा दी है सिंपल। चलो, इसके लिए मैंने बस लिखवा रखा था कि कुछ भी छूटे नहीं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड। चलो भाई, ये एक्सेप्शन, हाउएवर चेंज इन द शेयर होल्डिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, अगर इन वजहों से शेयर हो रही है, भाई डेथ की वजह से चेंज हो गई, पहले किसी और के पास वोटिंग पावर इतनी थी पर दूसरी, तो इसमें केसेस में ये वाला 51% वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। या गिफ्ट दे दिए आपने, वोटिंग पावर ट्रांसफर कर दी है आपस में, जो कैपिटल गेन वाले चैप्टर पढ़ा था आपने, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करना है नहीं, शेयर्स ट्रांसफर करना, अमलगमेशन डीमर्जर हो गया है, इंसॉल्वेंसी, कुछ भी नहीं आएगा बेटा, इसमें से कुछ भी नहीं आना है आपका। सारे पॉइंट्स आपके लिए बस मजे के लिए लिख रखे हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। अब बात करते हैं सिर्फ एमसीक्यूज हमारे 5 से 7, जिसके बाद आप सीधे डीपीपी करने लगोगे। मिस्टर शिवा ने गिफ्ट कर दी एक लेट आउट प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है जिसकी 10,500 टू हिज सन्स वाइफ, यानी क्लबिंग होगी 1 नवंबर 2022 को, यानी 22-23 में 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपये का पेमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी पर 10 जनवरी 2023 का, यानी समय से पे हो रहा है रिटर्न फाइल करने से पहले। ऑल अदर सोर्स कंप्यूटेड अमाउंटेड टू 2,60,000 एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम अबव सेड प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में आप 5 महीने की क्लबिंग करने वाले हैं, यानी हमारे ही खाते में जुड़ने वाली है इन द हैंड्स ऑफ शिवा, क्योंकि ये पूछ रहा है इनकम चार्जेबल टू टैक्स कितनी होगी शिवा के खाते में। तो 2,60,000 खुद की इनकम है, चाहे वो सैलरी से कमाई हो, पीजीईपी से कमाई हो, प्लस इस इनकम में 10,500 का रेंट आ रहा है। देखो 7 महीने तक शिवा के खाते में आ रहा है और 5 महीने तक उसकी सन्स वाइफ के खाते में आ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 7 महीने इसके हाथ में, 5 महीने 12 महीने का इसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर वो क्लबिंग पूछता तो हम 10,500 इंटू 5 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, बट वो क्लबिंग नहीं पूछ रहा पूरी इनकम कितनी है। तो 10,500 का पूरे साल में मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 और 6,000 1,26,000 लेस करा दो म्युनिसिपल टैक्सेस, इसमें से यह आएगा 1,20,000 की इनकम। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू लेस करा देंगे बेटा इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 36,000 रुपये की, कितना बचेगा 84,000, 84,000 रुपये की इनकम। तो 84,000 की इनकम को क्या करेंगे हम लोग ऐड, तो 2,60,000 प्लस 84, 3,44,000 रुपये की क्या है हमारी इनकम फ्रॉम इनकम टोटल इनकम ऑफ शिवा कितनी है 3,44,000 की टोटल इनकम ऑफ शिवा। नेक्स्ट पॉइंट, कपूर ने गिफ्ट किए 10 लाख रुपए टू हिज वाइफ सुनीता कपूर ऑन 15 मई 2022। द अमाउंट ऑफ गिफ्ट ऑफ 10 लाख और इन्वेस्टेड बाय हिम इन डिवेंचर्स ऑफ कंपनी ऑन 1 जून 2022 अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट, यानी 1 जून से लेकर इंटरेस्ट अर्न कर रही है 12% के हिसाब से, बट सिर्फ 10 महीने की इंटरेस्ट ही तो आएगी बेटा, क्योंकि 10 लाख रुपए उन्होंने दिए तो इनको बाद में है, बट इनकम सिर्फ कितनी एक्रू हुई है इनके खाते में सर 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया क्लब होगी। तो बोल रहा था इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम द डिवेंचर्स एंड बाय सुनीता कपूर शैल बी विद द इनकम ऑफ, यानी क्लब्ड पूछ रहा होगी या नहीं होगी, तो 1 लाख क्लब्ड होगी। तो 1 लाख रुपया क्लब्ड कहाँ लिखा है सर, यहाँ लिखा है 1 लाख क्या होगी क्लब्ड होगी। ऑन द अमाउंट ऑफ गिफ्ट ऑफ 10 लाख वाज इन्वेस्टेड बाय हिज इन 1 लाख रुपए क्या होगी बेटा क्लब्ड होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अर्न्ड बाय सुनीता कपूर। ठीक है सर, कैलकुलेशन तो सही है ना। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एसेट एज पर सेक्शन 64(1) shall not be included in the income of transferor where any individual transfer directly or indirectly asset other than the house property to the spouse when adequate consideration होना चाहिए बेटा वर्ड कहीं पर, has been to live apart, has received adequate consideration या after the death of either transfer or transfer, तीनों ऑप्शन होंगे इस वाले केस में। तो भाई adequate consideration हो, एग्रीमेंट अब अलग रह रहे हैं वो लोग, तो इस केस में इंक्लूड, या फिर मर गया हो ट्रांसफरी। माइनर श्रुति जिसकी एज है 13 साल
एज फॉलोइंग इनकम्स, नेट इनकम फ्रॉम डांसिंग जो कि स्किल टैलेंट पर है, श्रुति के एंड में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी जो कि क्लब होगी इनके पेरेंट्स के हाथ में जिनकी इनकम ज़्यादा होगी। और 45,000 गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाउ मच इनकम वुड बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हर पेरेंट्स, तो 62,000 क्लब्ड होगी। बट मुझे बताना माइनर इनकम के लिए एग्जाम्पशन कितनी थी सर, 1500। तो 60,500 रुपये की इनकम क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी। 60,500 रुपीज की इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। Raman owns 30% of share in RS Limited. His spouse is a software engineer. Mrs. Raman is driving a remuneration of 50,000 रुपये। पढ़ी लिखी लड़की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको तो कमाई का आके, तो RS लिमिटेड से इसको सैलरी मिल रही है 6,50,000। सैलरी जो होगी या वो रमन के टैक्सेबल होगी, खाते में विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस ऑफ रमन, स्पाउस ऑफ रमन। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर साहू हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1,10,000 कंप्यूटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 कैन कैरी फॉरवर्ड सच लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर। हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस है, 8 साल तक होना चाहिए भैया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का होता तो इंडेफिनिट होता, हाउस प्रॉपर्टी का तो हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अपने से सेट ऑफ किसी और हेड में जा नहीं सकते आप। आनंद एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, इसके रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब अप्रैल 22 से मार्च 23 तक बिजनेस लॉस हुआ है 60,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 40,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 3,60,000 का। तो अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल इनकम टू बी डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो देखो 3,60,000 रुपए का क्या है, इसका 3,60,000 का LTCG, बहुत खूबसूरत बात। STCG है, STCL है सर, STCG है, गेन ये भी है और गेन ये भी है, तो ये भी गेन जुड़ जाएगा 4 लाख। अब लॉस है इसको 60,000 रुपए का, तो इस लॉस को हम क्या करा सकते हैं, माइनस करा सकते हैं, क्योंकि कहीं स्पेकुलेशन वर्ड नहीं है बेटा बिजनेस लॉस के आगे, 3580 वाला लॉस है नहीं है वो, तो उसको आप सेट ऑफ करा सकते हो। 4 लाख में से 60,000 गए, 3,40,000 आ जाएगी इसकी नेट इनकम। ये नहीं होगा बेटा, अगर स्पेकुलेशन का होता तो ये वाला आंसर होता, 3580 होता तो भी ये वाला आंसर होता, ओनिंग एंड मेंटेनिंग होता तो भी ये वाला आंसर होता, ठीक है। उन वाले केसेस को आप सेट ऑफ नहीं करा सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेन सेक्शन 72, क्या बोलता है, ये तो मैंने बोला था आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। बट अगर यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देन दोस्त आपका कंप्लीट समरी में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि सर हमने सबसे पहले क्लबिंग के प्रोविजंस पढ़े। देखो क्लबिंग में आप अगर सन्स वाइफ को या स्पाउस को ट्रांसफर करते हो एसेट या इनकम, तो बेटा क्लबिंग होती है, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होती है। माइनर चाइल्ड के केस में अगर आप स्किल टैलेंट से कमा रहा है, एक्सपीरियंस से कमा रहा है, मैनुअल वर्क से कमा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लबिंग नहीं एप्लीकेबल होगी। क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप सन्स वाइफ की, अगर आप मेजर सन को ट्रांसफर कर दो या फिर पापा को ट्रांसफर कर दो एसेट, मम्मी को ट्रांसफर कर दो, क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। सेट ऑफ में हमने पढ़ा बेटा इंट्रा हेड और इंट्रा हेड। इंट्रा हेड में धुरंधर सेट ऑफ कर सकते हो, बट किन किन का नहीं कर सकते हो आप भैया, ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाले बिजनेस करोगे तो नहीं कर पाओगे आप इंट्रा हेड कर रहे थे, बट LTCL को आप STCG के पास नहीं ले जा पाओगे, LTCL वर्सेस STCG ही चलेगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग वर्सेस ओनिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब ये लोग अपने अपने आपस में ही बातचीत करते हैं, तीसरे को दूसरे को, अपने घर के लोगों से ही बातचीत नहीं करते, इनका ये कॉन्सेप्ट रहता है। सेम स्पेसिफाइड बिजनेस 3580 वाले, सेम आपका कौन सा वाले, स्पेकुलेशन लॉस, सट्टेबाज और अट्टेबाज, घोड़ेबाज। इंटर हेड में सब लोग सब जगह जा सकते हैं, बट CG कहीं नहीं जाएगा, नोवेयर, राजा का घर है ये। बड़े लोग नौकरों से बात नहीं करते, PGBP सैलरी के पास नहीं जाएगा। HP कहीं भी जा सकती है 2 लाख रुपए तक की व्यवस्था लेकर, 2 लाख तक का दुख लेकर अपना। नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड जब आप करेंगे तो HP के केस में रिटर्न कभी भी फाइल करो, बट लॉस आप सेट ऑफ करा सकते हो 8 साल तक। नॉन स्पेकुलेशन लॉस आप 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो, और रिटर्न टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी। अनएब्जॉर्ब डेप आप इंडेफिनेटली जिंदगी करा सकते हो, रिटर्न कभी फाइल करो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेकुलेशन लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 साल तक करा सकते हो, LTCG LTCL में 8 साल तक करा सकते हो। इसी के साथ समरी खत्म हुई। एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो सेटअप आपके अपने ही हेड से कराना पड़ेगा, फिर आपके बाहर वाले लोग मदद नहीं करेंगे, आपको अपने घर वाले से ही मदद करनी पड़ेगी। कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ अपने हेड में,
यानी वापस आप इंट्रा हेड आ गए और सेम प्रोविजन के साथ। यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं अगली वीडियोस में जहां हम पढ़ने वाले डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80 से 280 यू।